नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या ईरान के सामने अपनी प्रचंडता को गंवा चुका है? क्या अमेरिका के प्रचंड गुस्से पर ईरान ने पलटवार की ऐसी बौछार की है कि पूरा ऑपरेशन नाकाम दिख रहा है? और क्या इस वजह से ही अब डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई रोकने के संकेत दे रहे हैं? कह रहे हैं कि युद्ध को अब हम रोकने जा रहे हैं, ऐसे संकेत दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आज सुबह से ही एक खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कल अपने देश को संबोधित करेंगे, अमेरिका को संबोधित करेंगे और शायद जंग खत्म करने का ऐलान कर दें। अब हो सकता है कि ट्रंप बाद में कहें कि मैं तो अप्रैल फूल बना रहा था। भाई, ऐसे भी आज 1 अप्रैल है और अमेरिका में 1 अप्रैल अब हो चुका है ऑलरेडी, और अभी सो के जग चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उनका एक नया मैसेज भी आ गया है, उस पर भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा शुरुआत अभी तक क्या कुछ हुआ है वो बता रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब हो सकता है कि कह दें कि अप्रैल फूल बना रहा था मैं, उनका कोई भरोसा वैसे भी नहीं है कि कब क्या कह दें। लेकिन ट्रंप के बयान से शेयर बाजार में जरूर हलचल आज मच गई है, और आज मची हुई है ऐसा दिख रहा है। और आप सबने देख लिया, भारत में भी 1900 पॉइंट प्लस में खुला था मार्केट, तो ये एक बड़ा अच्छा खासा मुनाफा कमाया है निवेशकों ने। डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी सारी कंपनियां हैं, आप जानते हैं। हालांकि कल वाकई जंग रुकती है या नहीं, अब ये देखना होगा। वैसे ट्रंप के राजनीतिक हित में तो यही है कि वो लड़ाई अब पूरे बंद कर दें, पूरी लड़ाई को बंद कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी एपिक फ्यूरी दिखाने के बावजूद एक भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है, एक भी टारगेट हासिल नहीं कर पाए। वो एपिक फ्यूरी की बात कर रहे हैं। न तो दोनों देशों के बीच किसी तरह की डील हुई, न ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला, और न ही ईरान ने किसी भी तरह के इस युद्ध से सरेंडर किया किसी भी ढंग से। आपने देख लिया, ईरान तो 4 कदम आगे नजर आया। इसलिए ट्रंप इस जंग से जल्दबाजी में भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर अगर ईरान की बात करें तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तो साफ कहा है कि ईरान कम से कम 6 महीने तक चलने वाले इस लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन भी किया है कि युद्ध कुछ ही हफ्तों में समाप्त हो सकता है। अल जजीरा से बात करते हुए अब्बास अरागची ने कहा है कि तेहरान किसी भी बाहरी समय सीमा से बंधे बिना अपनी रक्षा करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। हम अपने देश और अपने लोगों की रक्षा तब तक करेंगे जब तक आवश्यक हो, और सभी आवश्यक साधनों का उपयोग करके ऐसा करेंगे। ये कह रहे हैं सैयद अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान। ईरान तो शुरू से यही माफी चाहूंगा, ईरान तो शुरू से यही स्पष्टता दिखा रहा है, लेकिन अमेरिका से अब उसके सहयोगियों का भरोसा उठ चुका है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल नाटो देशों का इस जंग से धीरे धीरे खुद को अलग करना है। अब ट्रंप को भी यह सब दिख रहा है, इसीलिए वो खुद अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो इस बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं कि अमेरिका को इससे बाहर किया जाए, नाटो से बाहर किया जाए। आपको बता दूं कि ट्रंप का बयान भी ऐसे समय आया है जब अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से सहयोगी देशों ने खुद को अलग कर लिया है। इनमें यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सारे देश हैं, जर्मनी, ये सारे देश हैं, शामिल हैं। बल्कि ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने तो साफ साफ यूरोप की तरफ अपना झुकाव दिखाया है। आज ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कीर स्टारमर ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिसमें उनसे जब पूछा गया कीर स्टारमर से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने पूछा कि क्या ट्रंप के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने के बीच वो यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं, यानी आप अमेरिका के साथ रिश्ता बिगाड़ रहे हैं और इधर यूरोप के साथ आप रिश्ते सुधार रहे हैं। ये रिश्ते बिगाड़ने और सुधारने की बात क्यों आई है आप जानते होंगे। ये ब्रेग्जिट का मामला था, जब यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ था, उसके बाद यूरोपियन यूनियन से कटता चला गया ब्रिटेन, और इसी पर यह सवाल पूछा गया कि क्या दोबारा, क्योंकि अभी 7 मई को इलेक्शन है ब्रिटेन में और कीर स्टारमर के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी, और इस बीच 3 प्रधानमंत्री आ गए ब्रिटेन में, तो इसलिए सवाल पूछा गया। लेकिन इस सवाल के जवाब में कीर स्टारमर ने कहा कि वो यूरोप और अमेरिका में से किसी एक को नहीं चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि अमेरिका और यूरोप दोनों के साथ
मजबूत संबंध होना हमारे हित में है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा उत्सर्जन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर हमें यूरोप के साथ और मजबूत रिश्तों की जरूरत है। यानी यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत हो, इस बात को इन्होंने कह दिया। यह बयान बता रहा है कि ट्रंप से कैसे किनारा किया जा रहा है। चलिए जरा ऑस्ट्रेलिया की बात, अभी तक ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं होती थी, उसकी बात आज रखना यहां जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं और उन्होंने भी आज अपने देश को संबोधित किया है। अल्बनीज ने जनता से कहा है कि आने वाले महीने आसान नहीं हो सकते हैं और मैं इस बारे में खुलकर बात करना चाहता हूं अपनी आवाम से। कोई भी सरकार इस जंग की वजह से पैदा हुए दबावों को पूरी तरह खत्म करने का वादा नहीं कर सकती। पेट्रोल की कीमतों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की वजह से अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और ग्रामीण समुदायों और आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन बचाने की अपील भी की है। और अल्बनीज यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इस जंग में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के सभी लोग इसकी वजह से बढ़ी हुई कीमतों का बोझ उठा रहे हैं। साफ साफ अल्बनीज का कहना यह बहुत मायने रखता है कि जिस जंग में हम शामिल नहीं हैं, उस जंग का जो असर है वो हमारे देश पर भी पड़ रहा है। यानी जो देश इस लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है वो भी इसका नुकसान झेल रहे हैं और ठीक राह अमेरिका पर ही फूट रहा है, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। शायद इसीलिए अब ट्रंप के लिए इस जंग को रोकना मुनाफे का सौदा होगा। और इसके अलावा अमेरिका को इस जंग में जो बड़ा खर्च करना पड़ा है और उसके हथियारों से भंडार, जो भरा हुआ भंडार भी अब लगभग लगातार कम हो रहा है, उसके बाद इस जंग को जारी रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक तरफ पैसे की कमी और दूसरी तरफ डिफिसिट ऑफ जो हथियार हैं और वो मिसाइल्स और उनके बाकी गोला बारूद। अमेरिका के डिफेंस दस्तावेजों से जानकारी मिली है दोस्तों कि अमेरिका के पास अब सिर्फ 4 महीने का टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का स्टॉक बचा हुआ है, मात्र 4 महीने का। जबकि उधर ईरान कहता है कि 6 महीने का स्टॉक तो हमारे पास बचा हुआ, अभी पड़ा हुआ है, आगे सोचेंगे। अमेरिका के पास 3,992 टॉमहॉक मिसाइलें हैं। एक महीने में अमेरिका ईरान के खिलाफ 850 मिसाइल दाग चुका है। यानी अगर इसका औसत निकाला जाए तो अमेरिका के पास सिर्फ 3 महीने और 7 दिनों तक के लिए भंडार है। मात्र 3 महीने और 7 दिन इसके लिए ही मिसाइल भंडार है। इतने कम हथियार के साथ ट्रंप हॉर्मुज खोलने की जिद के नाम पर लड़ाई अगर खींचते हैं तो उनको घाटा होगा। द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जी हां, अखबार अमेरिका का, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक, उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक तो ट्रंप के सहयोगियों ने माना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना हमारी प्राथमिकता नहीं है, जितने भी उनके सहयोगी हैं, और ऐसा करना अमेरिका के सैन्य अभियान को बढ़ा सकता है। वहीं ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने, जी हां, इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो ईरान के नए नियमों का पालन करेंगे। देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं, और ये कौन? तो ये ईरानी संसद, जिसको मजलिस कहते हैं, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख हैं इब्राहिम अजीजी, और इन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ उनके लिए खुलेगा जो ईरान के नए नियमों का पालन करेंगे। अजीजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 47 साल की मेहमान नवाजी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ये बात इब्राहिम साहब जो हैं उन्होंने 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से लेकर अब तक की टाइमलाइन को लेकर कही है। यहां पर इब्राहिम अजीजी ने आगे कहा है कि ट्रंप ने आखिरकार अपना सत्ता परिवर्तन का सपना पूरा कर लिया, लेकिन यह चेंज इस क्षेत्र के समुद्री नियमों में हुआ है। यानी साफ साफ कि आप सत्ता परिवर्तन कह रहे थे, वो सत्ता परिवर्तन आप ईरान में तो कर नहीं पाए, लेकिन समुद्री नियमों में हमने करके दिखा दिया है कि ईरान अब आगे हॉर्मुज के लिए क्या करेगा। दरअसल ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने एक योजना को मंजूरी दे दी है और इसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर अब टैक्स लगाया जाएगा। हम लोग 3-4 दिनों से यह बात लगातार आप तक पहुंचा ही रहे थे। इससे अब ईरान को एक्स्ट्रा कमाई होगी, अतिरिक्त कमाई होगी और उसका मौका मिल रहा है जो उसे मैदान में टिके रहने में मदद करेगा। लेकिन अभी तो ट्रंप मैदान छोड़कर भागते दिख रहे हैं। क्या ट्रंप ने हार मान ली है? क्या ट्रंप ने मान ली है अपनी हार? जंग से ट्रंप का क्या सरेंडर हो चुका है?
बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे। बड़े हमले की तैयारी में यहां ईरान है कैसे, ये सारी बातें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस चर्चा में। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और लेकिन इससे पहले चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक नया मैसेज आ गया है, नया ट्वीट, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पर। देखिए, सो के जग गए हैं महोदय, दुनिया के बादशाह कहलाने वाले कह रहे हैं कि ईरान के नए राष्ट्रपति जो अपने पूर्ववर्तियों की, नए राष्ट्रपति भाई कौन है जरा बता दें, वो तो पुराने ही हैं अभी तक, हम तो यही जानते हैं, डॉक्टर मसूद पेजिशकियान। लेकिन यहां कह रहे हैं ईरान के नए राष्ट्रपति जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं कम कट्टरपंथी और कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, ने अभी अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध विराम का अनुरोध किया है, यानी सीज फायर का अनुरोध किया है। हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पूरी तरह से खुलने, मुक्त होने और सुरक्षित होने पर ही इस पर विचार करेंगे। तब तक हम ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे या जैसा कि वो कहते हैं उसे पाषाण युग में वापस भेज देंगे। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। सो के जगह एनर्जेटिक हैं, अभी उठे हैं, चाय पी रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हम बर्बाद कर देंगे ईरान को। अब बर्बाद कौन किसको कर रहा है वो तो दुनिया देख रही है। चलिए हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कौन किसको बर्बाद कर रहा है। देखिए इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज कि उधर सीधे ईरान से हमारे साथी जफर अब्बास रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। रिजवी साहब आपका स्वागत है। और इधर हिंदुस्तान से हमारे 5 साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं, हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले रिजवी साहब आपके पास आना चाहता हूं और जरा अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को आपने सुन लिया और कह रहे हैं कि पाषाण युग मतलब बिल्कुल उस काल में लेके चले जाएंगे जिस समय हम लोग आग का आविष्कार कर रहे थे और पत्थरों को फोड़ रहे थे और उसमें से चिंगारी निकाल के आग बना रहे थे, और उस काल में भेजने वाले हैं ईरान को। आप वहीं बैठे हुए हैं, थोड़ा बच के रहिएगा क्योंकि ये बड़ी धमकी देते रहते हैं। चलिए मैं थोड़ा लाइट नोट पे बात कर रहा था लेकिन सीरियस नोट पे आते हैं। और सीरियस नोट ये है रिजवी साहब कि कल से लेकर आज तक ईरान ने जो बात कही है एक बहुत चिंताजनक बात, और उसके बाद खबर भी आई है अमेज़न, गूगल और ऐसी ढेर सारी कंपनियां, मेटा जो फेसबुक की कंपनी, व्हाट्सएप की कंपनी है, इंस्टाग्राम की कंपनी है, इन तमाम कंपनियों से 20 कंपनियों की लिस्ट ईरान ने जारी की और सीधे कहा है ईरान ने कि अब हम आपको आर्थिक चोट पहुंचाएंगे और इनके ऊपर भी हमला करेंगे। ईरान की स्ट्रेटेजी यहां जरा बताइए। और अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान कई बार हंसी पैदा कर देता है, यह बयान इसलिए क्योंकि कई बार हम लोग बहुत गंभीर बातें करते हैं तब तक इनका बयान कुछ और आ जाता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इसलिए हंसी आने लगती है। मैं ट्रंप साहब के बयान पे नहीं जा रहा हूं लेकिन मैं बयान पे जा रहा हूं, ईरान के बयान पे। ईरान जो ये कह रहा है उसमें कितना दम है कि अब हम आर्थिक चोट पहुंचाएंगे अमेरिका को और उन तमाम देशों को जो हमारे खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। रिजवी साहब आवाज आ रही है? रिजवी साहब आवाज आ रही है मेरी? जी सबसे पहले तो पैनलिस्ट हैं, आवाज आ रही? जी आ रही है। जी अब आपकी आवाज आ रही? जी आ रही। जी तो मैं जिस सबको आदाब और आपके माध्यम दर्शकों की खिदमत करता हूं। और जैसा कि आप जंग के हालात देख रहे हैं, ये एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ ईरान है, और अमेरिका जो कहता है उसका बरक्स करता है, या वो जो कहता है वो नहीं करता है, और जो नहीं कहता है वो शायद करता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो ईरान है कि जो ईरान कहता है वो अब तक करता हुआ नजर आता है। तो अगर ईरान ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो वो उसको अंजाम देगा। ये अब तक ये वाजे हो गया है कि ईरान के, अगर हम लोग ये स्टेटमेंट को अगर हम जब से जंग शुरू हुई है तब से आज तक के देखें तो ईरान ने जो स्टेटमेंट दिए हैं उसने उसको अमल में वो अंजाम दिया है। अब रही बात ये कि अमेरिका जो इकोनॉमिकली जो है अगर आप देखें तो ईरान जो है वो अमेरिका को पूरे हर तरफ से अगर आप देखें, चाहे वो
डिफेंस का मामला हो, चाहे वो नेवी का मामला हो, चाहे वो एयरफोर्स का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, ईरान हर तरीके से भारी पड़ रहा है इनके ऊपर। और अभी जो आपने जिस स्टेटमेंट की बात कही, तो और जिन जिन कंपनीज का उन्होंने नाम लिया, तो जो इन लोगों की जो मदद है वो यूएस को पहुंच रही है और उनके शेयर्स हैं, तो ईरान अपनी पूरी तरीके से वो जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो उस पर रहेगा और अमेरिका को इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाएगा। जैसा देखा होगा कि जब खुलता था, ट्रम्प साहब जो है वो आते थे और वो स्टेटमेंट देते थे और बाजार को कोशिश करते थे कि उस पर कंट्रोल किया जाए और जो कीमतें उनमें उछाल आ रहा है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन 2-3 बार आपने देखा कि कभी कहा 5 दिन का, कभी कहा 10 दिन का, ये इस तरह से उन्होंने कहा, और कभी जो है उन्होंने तेल के भंडार खुलवाए और इस तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि जो ऑयल प्राइसेस हैं और मार्केट है दुनिया की, उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि ट्रम्प साहब ने एक अलग तरीके से जो है दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की और उनके जो निवेशक हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश किया है ट्रम्प साहब ने। तो क्या है वो ये है कि अब हम जंग को खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और जंग खत्म हो जाएगी। तो इससे भी ये इन्होंने दिया है, ये भी स्टेटमेंट इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट इनका किस तरफ लेके जा रहा है और क्या ये वाकई जंग रोकना चाहते हैं, क्या ये वाकई ये जो कुछ अचीव करना चाहते थे, क्या वो चीज अचीव हो गई है। तो अगर हम इनके स्टेटमेंट को देखते हैं और ये जो चीज अचीव करना चाहते थे उसको देखें, तो ये ना जो ये जंग जीत रहे हैं, ये जो चीज अच्छे थे वो अचीव, बल्कि इनके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त कोलैप्स हो रही है और उसका जिम्मेदार सिर्फ अमेरिका और अमेरिका ही है। तो इस जंग से ये बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं और इन्हें कोई रास्ता अभी तक मिल नहीं पा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि बदतर सिचुएशन ना हो दुनिया की, क्योंकि जिसका ठीकरा फोड़ा जाएगा ट्रम्प साहब के सर पर, क्योंकि जो जिम्मेदार यही साहब हैं, क्योंकि इन्होंने ही जंग की शुरुआत की है। जैसा तो आपको पता है कि कुछ जंगें ऐसी होती हैं, मसलन 2 देशों में जंग हो रही है, तो उसका जो नुकसान होता है और उसका जो असर होता है वो उन्हीं 2 देशों के ऊपर पड़ता है। बास जंग ऐसी होती हैं कि जिनका असर कुछ देशों के ऊपर पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी जंगें होती हैं कि जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। तो आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका और जो ईरान की जंग हो रही है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उस पर असर आ रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूबने की कगार पर पहुंच सकती है आगे आने वाले दिनों में, अगर इसी तरीके से ये मामला रहेगा। तो ईरान अपनी बातों पर है पूरी तरीके से, और ईरान जिस तरीके से बात कह रहा है उसको वो अमल में अंजाम दे रहा है, और वो हर तरीके से कोशिश करेगा कि अमेरिका जो जो कह रहा है उसको वो उसी तरीके से धूल चटाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आप बने रहिए 1 मिनट, जल्दी से जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आता हूं और जरा स्क्रीन पर ले आइए स्वामी जी को भी, उनसे भी जरा समझें। स्वामी जी जरा ये बताइए कि अमेरिका, और अभी उनका डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आ गया, लेकिन कल राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं और उनके इस बयान, सिर्फ इस संभावना से कि वो इस जंग से, इस वॉर से वो बाहर निकल जाएंगे, इसकी घोषणा करेंगे, आज मार्केट इतना अप हो गया और सारे अप हैं और क्रूड ऑयल की कीमत 100 से नीचे आ गई। आखिर चल क्या रहा है? ये बिजनेस है या कुछ और चल रहा है? देखिए राजीव जी, पहली बात तो आपने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाय की चुस्की लेते हुए कोई स्टेटमेंट दिया है या ट्वीट किया है, मुझे लगता है चाय की चुस्की नहीं ली है, उन्होंने कोई फूंकनी से एक सुट्टा लगा लिया है, उस सुट्टा लगा के ही इस तरह की बातें करते हैं, बहकी बातें करते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए दूसरी बात यह है, रिजवी साहब को भी शायद आइडिया होगा, हमारे यहाँ एक कहावत है जिसको कहते हैं सांप छछूदर की गति। सांप जो है छछूदर को निगल तो लेता है, लेकिन फिर ऐसी स्थिति आ जाती है उसको निगल भी नहीं पाता है और उसको उगल भी नहीं पाता है, उगलता है तो भी मरता है, निगलता है तो भी मरता है। देखिए आज अमेरिका ने अपने को ऐसी स्थिति में फंसा लिया है, कि अगर उसने अपनी फोर्सेस गल्फ कंट्री से हटाई तो वो गल्फ कंट्रीज जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके उन्होंने अमेरिकन एयरबेसेस अपने यहां बनाए थे, वो कहेंगे कि तुमने हमें मझधार पे छोड़ दिया और तुम यहां से चले गए, तो इस युद्ध को निपटा के जाओ, वरना फिर हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। उनके देश की जनता भी उनके खिलाफ हो रही है। मुझे यह भी लगता है राजीव जी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने यह महसूस कर लिया है कि अब उसके लिए अच्छा है कि इजराइल को उसके हाल पे छोड़ दे।
जी। क्यों, देखिए इजराइल से किसी भी अरब कंट्रीज की सहानुभूति नहीं है। यह तो हो सकता है कि बाकी अरब कंट्रीज की अमेरिका से यह अंडरस्टैंडिंग हो कि इस एरिया के अंदर ईरान सुपर पावर ना बने, लेकिन इजराइल से मित्रता किसी की नहीं है। और ईरान ने एक बहुत अच्छा काम जो किया है, जो बाकी मुस्लिम देशों के राष्ट्र चाहते थे और जो उनके राष्ट्राध्यक्षों ने नहीं किया, उन्होंने जो वहां पे गाजा पट्टी के अंदर और फिलिस्तीनियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उसमें अगर किसी ने आवाज उठाई तो ईरान ने उठाई। तो साइकोलॉजिकली आज के तारीख में विश्व के अंदर जो जनमत है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर युद्ध छोड़ के चले गए तो अरब कंट्रीज उनका साथ छोड़ देंगे, बाकी यूरोप और बाकी देशों ने तो उनका साथ छोड़ ही दिया। आपने एक टिप्पणी और की राजीव जी कि शेयर मार्केट बढ़ गया जी। देखिए किसी दिन एक चर्चा इसी बात पे करेंगे। ये शेयर मार्केट बढ़ना नहीं कहते हैं, इसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। और ये मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। और जब मार्केट बहुत ज्यादा बिक चुका होता है तो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब बहुत ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो माल हमने बेचा था उसको खरीद लेते हैं। और जब वो खरीदते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर उठता है। अगर लगातार 3 दिन तक मार्केट बढ़े तब तो यह माना जाएगा कि यह मार्केट बढ़ रहा है। और आज मैं सुन रहा था जी। एक बहुत विद्वान व्यक्ति को, उन्होंने यह कहा है कि अमेरिका के एसईसी को जो इनसाइडर ट्रेडिंग पे प्रोब करता है, उसको इन मामलों में कि एक दिन स्टेटमेंट देते हैं शेयर मार्केट को गिरा देते हैं और एक दिन स्टेटमेंट देते हैं शेयर मार्केट को बढ़ा देते हैं, इसमें जांच होनी चाहिए। और किन किन लोगों ने पोजीशंस ली हैं उनकी जांच होनी चाहिए। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के दामाद, उनके बेटे और उनके खास मित्रों के नाम निकलेंगे। तो केवल एक युद्ध अपराधी की तरह काम नहीं हो रहा है। और जो ईरान के मित्र ने कहा, रिजवी साहब ने, देखिए मानी बात है कि विश्व की कॉस्ट बढ़ चुकी है, भारत के अंदर हम भी उसका पेन महसूस कर रहे हैं। और यह बात बिल्कुल आवश्यक है कि बिल्कुल, देखिए मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैंने भी अपने खर्चे कम कर दिए। अगर हमारे जैसे लोग, जो भारत के 10% वो लोग हैं जो 25,000 रुपए महीने से ज्यादा कमाते हैं, हम भी अगर अपने खर्चे रोक लेंगे क्योंकि भविष्य की चिंताएं हमें चिंतित कर रही हैं, तो हमारे देश की जीडीपी का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, और हमारे देश के उन 80 करोड़ लोगों का क्या होगा जिन्होंने 5 किलो अनाज पे पकते हैं। लेकिन हमारे माननीय महामानव वो आसाम के अंदर जाके जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन सुना वहां पे है कि जुलूस के अंदर लोग उनसे ये कह रहे हैं, जब वो वहां पे रोड शो कर रहे हैं, सिलेंडर दो और सिलेंडर दो। तो कहां तो ये कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे थे, इन्होंने सिलेंडर मुक्त रसोई घर हमारे देश में बना दिया है। तो मुझे नहीं लगता युद्ध रुकने वाला है, लेकिन सुट्टा लगा लिया है, सुट्टा लगा के उन्होंने कुछ बोल दिया है। जी, युद्ध नहीं रुकने वाला। जी बिल्कुल। आता हूं, दोबारा आता हूं रिजवी साहब के पास, फिर तमाम हमारे साथी धीरे धीरे आप सबके पास आता हूं। रिजवी साहब ज़रा ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अभी कह रहे हैं कि वहाँ के नए प्रेसिडेंट ने मुझसे अनुरोध किया है, ये नए प्रेसिडेंट कौन हैं, ज़रा आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताइए। मैं तो बस यही जान रहा हूँ कि जो पुराने थे वही आज भी हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं, और इतने बड़े देश के राष्ट्रपति, एक पहली बार नहीं दूसरी, पहली बार होते तो था कि एक्सपीरियंस की कमी है, एक्सपीरियंस्ड हैं, दूसरी बार के वो राष्ट्रपति बने हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ह्यूज मैंडेट से जीत के आए हैं। वो अगर कह रहे हैं तो क्या कुछ इस बात में दम माना जाए? तो पहली बात तो ये कि क्या पेजिशकियान साहब की जगह कोई और आ गया है? आप थोड़ा उसको कंफर्म कर दीजिएगा, बस इसलिए कह रहा हूँ। और कंफर्मेशन ईरान से अगर आप बैठे हुए हैं तो आपसे बेहतर कौन कंफर्म करेगा, इसलिए ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बात ये, ईरान जो कह रहा है कि हमारी किसी से बात नहीं चल रही है, इसमें कितना दम है, ज़रा ये भी बताइए। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि अंदर खाने तो बात चल रही है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो ये भी बताइए कि क्या सचमुच अंदर खाने बात चल रही है दोनों देशों के बीच शांति प्रस्ताव पे, जबकि ईरान 5 कंडीशन के साथ, यहाँ 5 शर्तों के साथ ईरान अपनी बात पे अडिग है, ऐसा मुझे जानकारी है। तो अगर कोई और जानकारी हो तो इसको भी दीजिए। और अगर अंदर खाने बात चल रही है, सचमुच ईरान ने कह दिया है कि सीज फायर की तरफ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अनुरोध किया है,
तो फिर वहां की आवाम में रिएक्शन क्या हो सकता है, ये भी बताइए। तो 3 महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने हैं। जी, जो जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति चेंज हो गया, क्या आ गया, तो मैं समझती, जैसा कि अभी यहाँ बात हो रही है कि दवा खाते हैं या सोते हैं, तो शायद उन्होंने ख्वाब देखा है या कोई नशे की दवा का असर है कि उनको ये नजर आ रहा है कि भाई मैं रजीम चेंज कराने जा रहा हूं, तो राष्ट्रपति तो फिलहाल चेंज हो गया, उनको शायद ऐसा लग रहा होगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है कि कोई राष्ट्रपति यहाँ चेंज हुआ है। राष्ट्रपति वही है जो आगा रईसी के बाद चुने गए थे, मसूद पेज़ेश्कियान साहब, वो अभी भी अपने राष्ट्रपति का कार्य जो है वो संभाले हुए हैं और उसी पे यहाँ उन्हीं के कार्यकाल में ही यहाँ पे जंग चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने कोई ख्वाब देखा और उन्होंने ख्वाब को सच समझा, या कोई नशे की दवा का असर है जो इस तरह का स्टेटमेंट दिया। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या कहते हैं, यहाँ पर जो क्या दोनों के यहाँ बातचीत कोई चल रही है जंग को रोकने की इस तरह से, तो यहाँ पर मैं हूं तो मुझे तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मान नहीं लग रहा है कि किसी तरीके की कोई बात हो रही है, या फिर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे दरमियान कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि कुछ देशों ने आकर मुझसे कोई पैगाम उनका दिया और मैंने पैगाम का जवाब दिया, उसके अलावा कोई बातचीत मेरे और अमेरिका के दरमियान नहीं चल रही है। और दूसरी बात ये कि आप देखें कि जो ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि ये इनसाइडर ट्रेड का मामला हो सकता है, और इनसाइडर ट्रेड तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा क्राइम है, और वो जंगी हालात में तो कितना बड़ा क्राइम हो सकता है। तो अमेरिका जितने भी क्राइम करना चाह रहा है वो कर रहा है, और इसी तरीके से दुनिया इनसाइडर ट्रेड करके वो अपने जो खास लोग हैं पूंजीपति या अपने खास कंपनियों को फायदा पहुंचा रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि वो पूरी कोशिश में ये है कि किसी तरीके से मैं इस जंग से बाहर आऊं और इकोनॉमिकली मार्केट कर सकूं। तो इसके जो स्टेटमेंट है वो इसी तरीके से, कोई भी वास्तविकता नहीं पाई जाती है। जैसा कि अभी कल भी मैं गया था तो मैंने देखा वही तरीके का नारा कि जब तक खत्म ना हो, जब तक कंप्लीट इन वार ना हो, एक चिट्टे से रिजवी साहब का वीडियो डाउन हो रहा है वो। जी, रिजवी साहब के पास दोबारा आता हूं। जल्दी से शकील जी, जरा आपके पास आना चाहता हूं। शकील जी, जरा ये बताइए शकील जी, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? कल आखिरी दिन है संसद का। हालांकि उम्मीद थी कि पहले ही संसद की कार्यवाही जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, साइनडाई हो जाएगी, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि पूरा चल रहा है। लेकिन संसद में जंग को लेकर, और उसमें भी अब तो चूंकि प्रधानमंत्री जी से पूछे जा रहे हैं, हालांकि उसी जिस सिलेंडर की बात जो स्वामी जी अभी कह रहे थे कि सिलेंडर नहीं है उनके रोड शो में, अभी थोड़ी देर पहले मैं पीआईबी का फैक्ट चेक देख रहा था जिसमें कह रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी नहीं है। पीआईबी ने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी का हम शक्ल है। प्रणाम करता हूं फैक्ट चेक को। अब आगे क्या, हमने उसको शेयर किया था, उसको डिलीट करवा दिया। मैं बोला डिलीट कर दो भाई, वो हम शक्ल हैं। वो शेयर किया था, मैं कह रहा हूं, खुल के कह रहा हूं, शेयर किया हुआ था हमारी टीम ने, जो हम लोग ग्राफिकली, प्रशांत जी आप लोग, आप तमाम लोग ट्विटर पे हैं ही, देखते होंगे। वो शेयर था क्योंकि वही था। स्वामी जी कुछ जोड़ रहे हैं? फिर तुरंत आना चाहता हूं शकील जी के पास, तब तक रिजवी साहब जुड़ते हैं। स्वामी जी। नहीं राजीव जी, मैं ये कह रहा था जो हम शक्ल हैं वो एक बार डिबेट में बुला लीजिए, उनको देख तो लें हम। जी, कोशिश करूंगा। पीआईबी से बोलूंगा कि प्लीज अरेंज करवा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि वो हम शक्ल हैं, पीआईबी ने कहा है इसलिए। शकील जी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया, उन्होंने कहा कि एलपीजी की समस्या पूरे देश में विकट है, बहुत गंभीर स्थिति है, और हम कई बार चर्चा की मांग कर चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? सरकार इस पर चर्चा क्यों नहीं करा रही? सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, किरण रिजिजू ने, कि नहीं हम करवाएंगे, और कल लास्ट डे आ गया, कल आखिरी दिन है संसद का, लेकिन प्रधानमंत्री है नहीं। उल्टा वो ये सवाल कर रहे हैं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी
उसमें नेता प्रतिपक्ष कहाँ थे? खरगे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बात आप करते हो, अरे खुद बुलाने वाला कहाँ था? प्रधानमंत्री ने उसे बुलाया है, प्रधानमंत्री आल पार्टी मीटिंग में नहीं थे और आप नेता प्रतिपक्ष की बात करते हो। नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही बाहर जाने का प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन वो वहां पे भी नहीं जा पाए। सोनिया जी की तबीयत खराब हो गई, खड़गे जी उसके बदले वहां गए थे। केरल का प्रोग्राम था दरअसल वो। तो आप अगर 3 दिन पहले कोई नोटिस देते तो नेता प्रतिपक्ष उसके हिसाब से तैयारी कर लेते। 1 दिन पहले आपने कहा, तो अब ये इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो देश में इस समय जो स्थिति है वो यही है कि 1 दिन बचा है, संसद में इस विषय पे चर्चा हो जाए। लोगों की समस्या पे अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? दूसरी बात, देखिए, जो ईरान से निकलने की ट्रंप सोच रहे हैं उसकी बड़ी ठोस वजह है। उसकी वजह यह है कि आज पूरी दुनिया के जितने भी वार के स्पेशलिस्ट हैं, युद्ध के ऊपर जानकार हैं, जो डिप्लोमेसी को जानने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, वो सब एक बात कह रहे हैं कि अमेरिका युद्ध तो शुरू करता है लेकिन फिर उसे उससे निकलना नहीं आता। वो हमेशा उसे फंस जाता है। वियतनाम से लेके अफगानिस्तान तक वो हर जगह फंसा है। ईरान को 40 साल से ज्यादा हो गए इस तरह के हमलों का मुकाबला करते करते। वो सीख गया है, उसमें पेशेंस है, लंबा लड़ने की क्षमता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ये कहना है कि अमेरिका को किसी भी तरह अपनी जितनी बची खुची इज्जत के निकल जाना चाहिए। अगर वे सोचता है कि ईरान दब जाएगा, ईरान हार मान लेगा, तो ईरान ने वो क्षमता अपने अंदर विकसित कर ली है कि वो बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई को जारी रख सकता है, टिका रहेगा। वो सीख गया है। ये ट्रंप के लिए बड़े खराब मैसेजेस हैं। इसीलिए वो बात कर रहे हैं कि हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वो? ये गुंडे मवालियों की लैंग्वेज होती है ये, जो हमने मुंबई फिल्मों में देखी थी। जो खलनायक होता था, एक से खतरनाक, बुरा, वो इस तरह की बात करता था। आप एक देश को कैसे बर्बाद कर सकते हो? तो आज स्थिति यह है कि हिंदुस्तान का जहां तक सवाल है, यहाँ पे चुनावों में भी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर जगह यही समस्या है कि भाई गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, शेयर मार्केट का ये हाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कब तक? आपने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का सुनाया, इंग्लैंड के बोल रहे हैं हम लड़ाई में शामिल नहीं हैं, हम उसके असर को क्यों वहन करें? हम क्यों परेशान हो रहे हैं? अमेरिका की वजह से, इजराइल की वजह से। इस युद्ध का उद्देश्य उन्होंने कितने अपने लक्ष्य चेंज करे, उन्होंने रिजीम बदलना है, कहीं कुछ करना है, अब कह रहे हैं मुझे तेल पे कब्जा करना है। आप कौन होते हैं किसी देश के तेल पे कब्जा करने वाले? तो ये तो गुंडागिर्दी है खुलेआम। तो ये जो है, दुनिया को इस विषय पे सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए, और दुनिया बोलेगी। आखिर कब तक सहेगी? अमेरिका तो कहता है मेरे पास तो बहुत तेल है, तो वो तो अपना तेल बचाए हुए है, उसके बाद तेल है वो निकाल भी रहा है तो बच जाएगा। बाकी दुनिया का क्या होगा? वो जहां तक खाड़ी देशों का सवाल है, उन खाड़ी देशों के लिए ये एक निर्णायक फैसला करने का वक्त आ गया है। भाई अमेरिका को वो जो है, एक जैसे फिल्मों में होता है ना, फिल्मों का भी हमने जिक्र किया, हफ्ता देते हैं, सिक्योरिटी हफ्ता, सुरक्षा का हफ्ता जी। गुंडा जो है फिल्मों में दिखाते थे, वसूली करता है। तो कभी कभी कोई टीचर वगैरह बताते हैं फिल्मों में उसको, कोई प्रोफेसर, टीचर या कोई, वो कहता है भाई किस बात का? कह ले तुम्हारी सिक्योरिटी का, तुम्हारी सुरक्षा का। मुझे किससे खतरा है? हम ही से खतरा है, और किससे खतरा होगा तुम्हें? हम ही तुम्हें मारेंगे, हम ही तुम्हें बचाएंगे। तो वही हाल अमेरिका का है। अरे भाई, खाड़ी देशों पे कौन सा खतरा आ रहा था? तुम काहे का उनसे वसूली कर रहे हो? अब कह रहे हो कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो तुम्हें देना पड़ेगा। तो खाड़ी देशों को कहना चाहिए कि हुजूर आप हमें उल्टा पैसा देके जाओ और निकलो यहां से। खाड़ी देशों को किससे खतरा है आखिर? इजराइल से अगर खतरा है तो इजराइल से तो अमेरिका बचाने आएगा नहीं उनको। वो तो अमेरिका और इजराइल तो साथी है।
तो आज जो है खाड़ी देशों को तय करना होगा, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बनाना होगी, अपनी इकोनॉमी बनाना होगी उसे, और आपस में मिलजुल के ये देखना होगा कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है। पूरा यूरोप अलग खड़ा हुआ है, नेटो के देश अलग खड़े हुए हैं। अमेरिका के साथ आज है कौन? इजराइल। इजराइल के साथ आज है कौन? अमेरिका जी। बाकी तो कोई इनके साथ है नहीं है। और ये गुंडागिर्दी अब जो है खत्म होने का वक्त आ गया है। जैसा हमने कहा कि अमेरिका युद्ध तो शुरू करता है लेकिन उसे खत्म करना नहीं आता, अब वो युद्ध शुरू करना भी भूल जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजवी साहब, जरा बताइए, आप जो अपनी बात रख रहे थे और उसमें दूसरे सवाल का आप जवाब दे रहे थे, और इसमें सबसे बड़ी बात यही कि क्या सचमुच अंदर खाने दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है? जी, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं चल रही है कि दोनों देशों के बीच में बात चल रही है। आप खुद देखिए कि बातचीत किसके बीच में चलती है। बातचीत उसके बीच में चलती है भाई, ये आए थे दादागिरी के एतबार से, और दादागिरी के एतबार से इन्होंने चाहा था कि ईरान को हम कुचल के रख देंगे। तो क्या ये वाकई ये ईरान को कुचल चुके हैं तो अब बातचीत करना चाह रहे हैं, या ईरान जो है वो हार गया है और ईरान कह रहा है कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं? तो ईरान का जो स्टैंड है वो इस वक्त एकदम क्लियर है कि वो कह रहा है कि मैं कोई बातचीत नहीं कर रहा हूं। मेरे पास अलग अलग देशों से कुछ पैगाम आए हैं, मैंने उनको सुना और मैंने उसका जवाब दे दिया है। और ईरान अपनी पूरी तरीके से अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि जब तक इस खित्ते से अमेरिकन बेसेस नहीं हटेंगे तब तक ये जंग रुकेगी नहीं। और जैसा कि अख्तर साहब भी फरमा रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अब यहाँ पर जो अरब कंट्रीज हैं इनको पूरी तरीके से ये सोचना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पर बेसेस हैं, अमेरिका के बेसेस थे, क्या इनकी ये सिक्योरिटी के लिए थे और ये सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या ये सक्षम है कि इनको सिक्योरिटी पर प्रोवाइड कर सकें? आप देख सकते हैं कि ईरान तमाम देशों के बेसिसों पे मार रहा है खाड़ी के, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब कि अमेरिका जो सुरक्षा देने चाहता था खाड़ी के देशों को, वो अपनी सुरक्षा जब नहीं कर पा रहा है तो खाड़ी के देशों को कैसे सुरक्षा देगा? तो अब इसका मतलब पूरी तरीके से वाज़ेह है कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरीके से हार चुका है। अगर आप नेवी में देखें तो नेवी में अमेरिका क्या कह रहा था कि अब्राहम लिंकन मेरा चल चुका है, अब्राहम लिंकन आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि अब्राहम लिंकन दूर खड़ा हुआ है। ठीक, अब्राहम लिंकन लड़ने की ताकत नहीं रखता है, तो नेवी में तो आप हार गए। आप कह रहे हो कि भाई मेरे ट्रूप्स आने वाले हैं, आपके ट्रूप्स कैसे आएंगे यहाँ पर? आप खुद, आपकी सबसे ज्यादा आपकी जो पावरफुल मानी जाती है वो आपकी एयरफोर्स मानी जाती है। जब आपकी एयरफोर्स आकर जो है ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर पा रही है या उसको शिकस्त नहीं दे पा रही है, तो ट्रूप्स क्या कर सकेंगी? आप खुद समझिए कि इस जो खित्ता है, इस खित्ते में जो IRGC है, इसने दाइश और ISIS के खिलाफ जंग लड़ी है सीरिया और इराक में जाकर। तो इसको तजुर्बा है, इसको ग्राउंड का तजुर्बा है, और इनको ग्राउंड का तजुर्बा नहीं है। और उसके बाद इनकी जो पावरफुल जो सेना है वो वायुसेना है। जब वायुसेना नहीं लड़ पा रही है तो वो थल सेना क्या लड़ेगी? ठीक, तो ये वायुसेना में तो हार गए हैं, नेवी में हार चुके हैं, और इकोनॉमिकली भी ये मजबूत नहीं है। अगर इनके पास कोई ताकत होती तो ये तंगे हुर्मुज को आजाद करा सकते, लेकिन ये तंगे हुर्मुज को भी आजाद नहीं करा पा रहे हैं। इनके बेसेस जो हैं वहां पर ये माना जा रहा है कि इनके बेसेस धीरे धीरे तबाही के कगारे पर पहुंच चुके हैं। अब हो ये रहा है कि इनके जो सैनिक हैं, इनके जो फौजी हैं, वो होटल्स में, रेंट पर रूम में और अलग अलग सिविलियंस की जगहों पर जाकर रह रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें। आप ट्रूप्स की बात कर रहे हैं कि ट्रूप्स हमारे आने वाले हैं और मैं पहुंच जाऊंगा, तो भाई आपके अगर ट्रूप्स आने वाले हैं तो यहाँ जो खित्ते में ट्रूप्स हैं वो क्या कर रहे हैं? यानी कि वो शिकस्त खा चुके हैं पहले ही। और आप जो शिकस्त खा चुके हैं तो आप इस चीज को अपनाइए कि मैं शिकस्त खा चुका हूं, इसको मानिए कि आप शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन आप इसको मानना नहीं चाह रहे हैं। और जैसा कि अख्तर साहब ने कहा कि ये जंग की शुरुआत कर दी, लेकिन जंग का एंड इन्हें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये चाह रहे थे, ये इनको ये जंग करूंगा और रजीम चेंज होगी और उसके बाद जो है वो 2 दिन के अंदर ईरान हमारे कब्जे में आ जाए, जैसा कि इन्होंने अभी वेनेजुएला में किया था। इनको लगा था ईरान में भी यही कर सकेंगे, दूसरे देशों में जैसा कि जाते हैं गुंडागर्दी करते हैं, वैसा इन्होंने चाहा था ईरान के साथ भी गुंडागर्दी करके ईरान को दबा लेंगे और ईरान को कुचल देंगे, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो पाया। ईरान पिछले 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था। ईरान के पास स्ट्रेटेजी है, अगर उसका एक लीडर मरेगा दूसरा लीडर उसकी जगह ले लेगा। अगर उसके पास एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप है, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप है,
तकरीबन वो 2 साल तक इनके पास इतनी मिसाइलें हैं कि वो 2 साल तक जंग लड़ सकता है। इनके पास मिसाइल सिटीज हैं, तो अमेरिका इनका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और आप देख भी सकते हैं कि अमेरिका हर तरीके से, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, कि हर तरफ से अमेरिका शिकस्त पा रहा है। और बस अमेरिका यही सोच रहा है कि किसी तरीके से मैं कोई भी एक साथ झूठ बोलूं और उस झूठ से मैं बाहर निकलने का मुझे रास्ता मिल जाए। और उसी झूठ में ये झूठ है कि मेरी और अमेरिका की, मेरी और ईरान की बात चल रही है। आप ये भी देखें कि एक झूठ ये भी था कि मेरी और आयतुल्ला की बात चल रही है, सुप्रीम लीडर की बात चल रही है। एक झूठ और पकड़िए कि वो ये कह रहे थे कि मुझे ईरान के लोग सुप्रीम लीडर बनाना चाहते जी। आप और पकड़िए कि मैं 5 दिन में ये करने वाला हूं। आप एक झूठ ये भी पकड़िए कि मैं 10 दिन में ये करने वाला हूं। आप एक झूठ ये भी पकड़िए कि मैं 3 दिन में ये करने वाला हूं। तो आप झूठ पे झूठ आप पकड़िए और बस आप ये देखिए कि इनको किस झूठ से जंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, ये बड़ी बात इनके लिए हो सकती है। जी 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 जी, जल्दी से स्वामी जी एक छोटा कमेंट, फिर आता हूं आगे। सुनील शुक्ला जी और प्रशांत जी और साथ में रिजवी साहब जुड़े हुए हैं। स्वामी जी जरा ये बताइए कि कल आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब कह रहे हैं, राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, करने की बात आ रही है, और उन्होंने जो पहला बयान दिया था, इसके साथ साथ ये कि मैं इस जंग से बाहर निकलना चाहता हूं, ईरान जंग से अमेरिका को बाहर निकालना चाहता हूं, इसके क्या मायने देखे जाए? क्या इसको सीरियस नोट पे लिया जाए? इसका कोई महत्व नहीं है। ईरान को बिल्कुल उसमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से अपने देश के अनभक्तों को ये कहता हूं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तो मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके लिए उन्होंने कन्विंसिंग भी की थी। आप ये देखिए, सबसे ज्यादा टैरिफ वर्ल्ड में अगर किसी पे लगाया तो भारतवर्ष पे लगाया। आज मैं सुन रहा था पंकज पचौरी साहब को। पंकज पचौरी साहब ने बताया, क्योंकि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ ईरान की यात्रा में गए थे 2007-8 में। उन्होंने कहा कि वो भी ऐसा काल था जब अमेरिका ने यह कहा था कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, और मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं तेल खरीदूंगा और यह हमारा इंटरनल मैटर है, आई डोंट केयर फॉर यू। अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे लगाया, और यह स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, यह शर्मनाक है मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री के लिए कि आई कैन स्पॉइल हिज कैरियर। फिर उन्होंने हमारे देश के अंदर कुकी लैंड बनाने के लिए उनका सपोर्ट किया और हमारे देश के विघटन की तैयारी की। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, और मैं तो अपने देश के अनभक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी मान के उनके लिए पूजा पाठ कराना बंद कर दीजिए। इस व्यक्ति पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। और यह भी समझना चाहिए लोगों को, क्योंकि मैं जब से ईरान के मित्रों के साथ बैठ रहा हूं और उनकी सदाशयता और उनकी विद्वता का मैं एक प्रकार से कायल हो गया हूं, मैंने ईरान का कल्चर भी पढ़ना शुरू कर दिया है। और ये बात सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जाता है राजीव जी, ईरान में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है वर्ल्ड में, और वहां की महिलाएं, और वहां पे जो यहाँ पे एक वो होता है, प्रोपेगेंडा होता है कि वहां पे महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है। वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा लिटरेट हैं। और ये भी बात सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कि जैसे हमारे देश में तो आजकल एक बहुत बड़ा एक वो होता है, आरती सुबह सुबह होती है और भजन मंडलियां हर कॉलोनी के अंदर क्रिएट हो गई हैं, योगा के सेंटर्स क्रिएट हो गए हैं। जो ईरानियंस है उनके अंदर एक साइंटिफिक माइंडसेट है, और यही कारण है कि उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी में और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में और मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा अच्छा काम कर लिया है। तो ये गलतफहमियां जो हमारे देश में कुछ लोगों को हैं कि ईरान एक ऐसा कंट्री है जहां पे लड़कियां सताई जाती हैं, वहां लिटरेसी नहीं है और वहां पे अत्याचार होता है, वास्तविकता में अगर वहां के इतिहास को पढ़ें। और लास्ट बात एक और कहना चाहता हूं राजीव जी, जो आज ही मुझे पता चली। देखिए हम हिंदू तो साल में एक बार श्राद्ध मनाते हैं, और उस श्राद्ध में केवल अपने पितरों को प्रणाम करते हैं और मंदिर में जाके फल फूल अर्पित करते हैं। अरे ये ईरानियों से सीखना चाहिए, ये अपने पितरों को नहीं, ये अपने शहीदों को किस प्रकार से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और किस प्रकार से उनको याद करते हैं। तो ये चीज सीखने की है। साइंटिफिक माइंडसेट होना चाहिए, मेरे देश में भी साइंटिफिक माइंडसेट होना चाहिए, हमारे देश में भी शिक्षा की प्रगति होनी चाहिए। धर्म अपनी जगह है और साइंटिफिक माइंडसेट करके देश को मजबूत कराना उतना आवश्यक है, जैसे ईरान ने अपने देश के अंदर किया,
मेरे देश को भी इसी प्रकार से ईरान से लेसन लेने की आवश्यकता जी, है और जी, अमेरिका पे बिल्कुल डिपेंड नहीं होने की आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। जरा जल्दी से एक सवाल रिजवी साहब और फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूं। रिजवी साहब, आपको क्या वही सवाल जो सवाल अभी मैं प्रोफेसर स्वामी जी से पूछ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित करने से पहले जो उन्होंने मैसेज किया, उस मैसेज में डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा कि ईरान से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। अभी सो के जगह सोने जा रहे थे तब इन्होंने कहा था, तब तक शायद वो नॉर्मल उसमें आ गए होंगे। अब सो के जब उठे हैं तो वो कह रहे हैं कि ईरान को पाषाण युग में लेके चले जाएंगे, हम उस काल में ले जाएंगे, बिल्कुल ओल्डेस्ट उसमें रिजीम में। लेकिन इसके साथ लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट ये हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के हिसाब से आज रात को राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जब हम हिंदुस्तान में 6-7 बज रहा होगा सुबह, तब की बात है, तब वो अपने देश को संबोधित करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि मैं ईरान से बाहर निकलना चाहता हूं, इसके क्या मायने हैं और आखिर ऐसा सेंटेंस वो क्यों कह रहे हैं? जी, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बात कही कि जो ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने जंग शुरू की थी तो इन्होंने सोचा था कि शॉर्ट टाइम में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन जंग लंबी होती चली जा रही है और ईरान इस लंबी जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। तो ये कोई ना कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कोई ना कोई रास्ता मिले और ताकि ये इस जंग से ये बाहर आ सकें। और जो इनके ऊपर इकोनॉमिकल प्रेशर दुनिया का पड़ रहा है और जो दुनिया की लानतें इनके ऊपर पड़ रही हैं कि ये जो दुनिया इस वक्त जो है आर्थिक जो संकट इसके ऊपर पड़ा है, तो वो उसका पूरा जो ठिकरा फूटता है वो ट्रंप के ऊपर फूटता है, क्योंकि ट्रंप ने आकर इसको शुरुआत की थी जंग की। तो ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और इस जंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात मैं यह करूंगा कि यहां पर ईरान में ट्रंप की बातों को लेकर कोई भी तरीके की संजीदगी नजर नहीं आती। ट्रंप क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, यहाँ ट्रंप की बातों का मजाक उड़ाया जाता है। अभी मैं सोचता हूं कि जो दुनिया में लोग हैं, जो संजीदा लोग हैं, वो अब तक समझ गए होंगे कि ट्रंप की बातों को संजीदा लेना चाहिए, संजीदा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यहां पर जो है, जो संजीदा लोग हैं, तो देखते हैं कि भाई मसूद साहब क्या कह रहे हैं, सुप्रीम लीडर क्या कह रहे हैं, आगा अराची क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आज इन्होंने कुछ कहा तो कल वो करके दिखाएंगे। तो यहां पर जो ट्रंप साहब के बयान आ रहे हैं, ट्रंप साहब कल क्या करने वाले हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और लोग पूरी तरीके से इस चीज पर गामजन हैं, इस बात पर साबित हैं कि हम ट्रंप को हराकर ही इस खत्ते से वापस भेजेंगे। अभी ईरान की जो बात हो रही थी, स्वामी जी जो कह रहे थे, उसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि इन्होंने बात कही कि यहाँ शहादत की बात थी, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मैं पाषाण काल में भेज दूंगा, तो पाषाण काल में अगर आप भेजना चाहते तो अब तक आप भेज चुके हो, ठीक है। आप अपने बेसिस बचा नहीं पा रहे हैं, ठीक। आप कतर में आपके बेसिस को तबाह किया जा रहा है, आपके कुवैत में आपके बेसिस को तबाह किया जा रहा है, सऊदी में किया जा रहा है। आप अपने बेसिस खुद संभाल नहीं पा रहे हैं, आप इसराइल को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप ईरान को कहां पाषाण काल में भेजेंगे, और आप अपने तंगे हुर्मुज को आप आजाद नहीं करा पा रहे हैं। तो आप कुछ दिन पहले की बात है, तकरीबन 2 साल पहले की बात है कि आप अंसारुल्लाह जो यमन में है उससे शिकस्त खा के आप बाहर आ गए और आप ईरान जैसी बड़ी कंट्री को आप कह रहे हैं कि हम पाषाण काल में भेज देंगे। तो ये नशे की गोली का असर है या आपने ख्वाब में कुछ देखा था उसको आके आप बयान कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक। दूसरी बात, जो शहादत की बात कही थी स्वामी जी ने, तो मैं यहां पर ऐड कर दूं, क्योंकि स्वामी जी पढ़ रहे हैं और मैं यहां पर देख रहा हूं, देखिए शहादत का यहां पर जो जज्बा है वो बहुत बड़ा जज्बा है। यहां पर जो लीडर्स होते हैं, लीडर्स के घराने में वो लीडर की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है कि जिसके घराने में कहा जाएगा इसके घर में ये शहीद है। अगर उसके घर में कोई शहीद हुआ होगा तो इसकी इज्जत बढ़ जाती है, और अगर लीडर को शहीद हुआ होगा तो उसकी इज्जत। तो यहां जो इज्जत का मेयार है वो है कि आपके घर में कितने लोगों की शहादत हुई है, उससे यहां नापा जाता है कि उसकी कितनी इज्जत दी जाए। क्योंकि शहादत जो होती है वो साहस का प्रतीक है, शहादत जो है वो शुजाअत का प्रतीक है। तो शहादत की ज्यादा तो आप पाषाण काल में आपको तो भेज पाएंगे नहीं ईरानी, लेकिन ईरानी आपको जो है यहां से खित्ते से निकालकर आपके मुल्क वापस भेज देंगे, ये होगा।
जी 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 जी, रिजवी साहब अगर समय हो तो थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, जल्दी से एक आध कमेंट और लेता हूं हमारे साथियों से। सुनील शुक्ला जी, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप के इतने बयान आखिर बदलते क्यों रह रहे हैं, इस पर आपका आकलन क्या है? और कल, इसमें एक सवाल और जोड़ देता हूं, और कल जब वो राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं और उससे पहले एक डिफेंसिव नोट नजर नहीं आ रहा है जिसमें वो बहुत ज्यादा खुद को डिफेंसिव दिखा रहे हैं, या हो गए हैं वो डिफेंसिव? धन्यवाद राजीव जी। जो ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि हम ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ईरान के भीतर कब गए थे वो तो हवा में है, भीतर तो कभी उतर नहीं पाए। बार बार उन्होंने कहा, नहीं जा पाए वो। कई बार कहा कि मैं भेज रहा हूं भेज रहा हूं, कोई एक सैनिक नहीं उतर पाया वहां। उनका कोई राजनयिक भी वहां पे नहीं ठहर पा रहा है। उनको लगता है कि पहली बार अमेरिकी सरकार को किसी एक सुव्यवस्थित और सुगठित सेना से लड़ना पड़ रहा है। ये पहली बार इनको लग रहा है, और मजबूती के साथ ईरान ने जवाब दिया। ईरान के ये जो बात कही जाती थी ना कि जो एक भ्रम होता है लोगों में कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वह कुछ भी करने के लिए आजाद है, और जो कमजोर व्यक्ति है वह उन हमलों को या उन जातियों को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर है। ईरान ने इसको गलत साबित कर दिया। वो कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और किसी भी जाति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी संप्रभुता और अपनी अखंडता की रक्षा के लिए किसी सीमा तक जाएंगे। और जब ये ईरान यह बात कह रहा है तो ऐसा नहीं है कि आज का ईरान यह बात कर रहा है, यह सदियों से कहता चला आया है। जो उसकी विरासत है, जो उसकी परंपरा है, उसी विरासत उसी परंपरा के साथ वह लगातार युद्धरत है, और उन ताकतों के खिलाफ युद्धरत है जो ईरान को बर्बाद करने की कोई ये पहली कोशिश थोड़े है। लगातार निशाने पे ईरान, क्योंकि ईरान ही एक ऐसा देश है जो खाड़ी देशों की अस्मिता के साथ खड़ा है, खाड़ी के लिए देशों की पहचान के साथ खड़ा है। ये जो ट्रंप ने आज खाड़ी देशों की स्थिति कैसी क्यों हो गई है कि सब अधिकांश जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिका के शरण में चले गए। आज अगर ये बात कही जा रही है, अगर ये बात कही जा रही है कि सऊदी अरब, सीरिया और इराक ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध चलना चाहिए, अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं, ये इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और आज तक इन तीनों देशों में से कोई भी आगे निकल के आया कि नहीं बिल्कुल नहीं चाहते हैं, खाड़ी में शांति होनी चाहिए, या जो युद्ध की स्थिति है बंद होनी चाहिए। तो जो खाड़ी देशों के लिए ट्रंप ने कहा कि तुमको पैसा देना पड़ेगा, क्या बेजा बात कहती। आज खाड़ी देशों में ईरान पे जो हमला हो रहा है, खाड़ी देशों ने कितनी मदद की है अमेरिका की? आज एक गिनती है, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि 13 सैनिक अड्डों को नष्ट किया ईरान ने, और सब खाड़ी देशों में है, कोई बाहर नहीं है। अगर खाड़ी देशों ने ईरान को पैर जमाने के लिए जगह न दी होती तो क्या अमेरिका से आकर के ईरान पर हमला कर लेता? ये संभव था? खाड़ी देशों की तुलना में तो नाटो देशों ने ज्यादा साहस दिखाया। स्पेन ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, सबने कहा कि नहीं, हम आपके जहाज, जो सैनिक जहाज है उतरने नहीं देंगे, उनको फ्यूल की सर्विस नहीं देंगे, एक सैनिक को नहीं आने देंगे। और आगे आते आते उन्होंने कह दिया कि हम अपना एयर स्पेस भी आपको यूज करने नहीं देंगे आपके सैनिक जहाजों को उड़ने के लिए। अगर आप इस ताकत के साथ एक खाड़ी देश भी सामने आते तो इस समस्या का समाधान कब का हो चुका होता। तो लेकिन ईरान ने इन खाड़ी देशों में अमेरिका की मौजूदगी को कभी भी किसी डर या भय के रूप में नहीं देखा। उसने लगातार हमले किए और मजबूती के साथ हमले किए। ऐसा नहीं है कि ईरान केवल आज तैयार है, ईरान की मजबूरी है। उसको जिस रूप में इजराइल का जो रवैया है और इजराइल का जो नजरिया है ईरान के बारे में कि ये अगर उसको अपने क्षेत्र का विस्तार चाहिए या जो उसके चिन्हित इलाके उसको कब्जा चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि ईरान को कमजोर करना पड़ेगा या उसको निस्तारबंद करना पड़ेगा। ईरान के रहते रहते तो संभव नहीं है। और इन स्थितियों में स्वाभाविक सी बात है कि इस आक्रामकता को रोकने और उस आक्रमण से अपने को बचाए रखने और मजबूती के साथ प्रतिकार करने के लिए ईरान को 24 घंटे तैयार रहने के अलावा और कौन सा विकल्प है? वो हमेशा से तैयार है। अगर ईरान इतना ही कमजोर देश होता तो 40 वर्षों से आर्थिक
आर्थिक प्रतिबंध झेलने वाला यह ईरान क्या इतने इस कदर प्रभावशाली और मिसाइल उद्योग बना पाया होता हो? संभव नहीं था। वो अपने यहाँ जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जिस बड़े पैमाने पर वो करता है और जिस बड़े पैमाने पर वो परिवहन करता है, ये संभव था कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से आर्थिक दबाव में हो। बड़े बड़े देश सरेंडर कर दिए। आपने देखा कि टेरिफ के नाम पर किस तरह का नंगा नाच किया ट्रंप ने पूरी दुनिया में। कितने देश, एक चीन को छोड़ के कौन सा देश आया सामने आके कि ठीक है तुम लगाओ टैरिफ, हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। कोई कह रहा है हम जीरो कर देंगे, कोई कह रहा है कुछ कर देंगे, कोई कह रहा है कुछ कर देंगे। अधिकांश देश इस स्थिति में आ गए। तो ट्रंप का जो यह बड़बोलापन था या एक जो दबाव लेने की एक प्रवृत्ति थी, ईरान ने किसी को स्वीकार नहीं किया। आज हॉर्मुज को लेकर के वो कह रहा है कि अब तो बिना पैसा दिए कोई नहीं जाएगा, आप करा दीजिए खाली उसको। और ये भी कह रहा है कि आपको $1 में पैसा हम नहीं लेंगे, हम अपने दिनार में पैसा लेंगे और युआन में पैसा लेंगे, दीजिए आप। कौन है जो कह देगा कि नहीं हम देंगे? जिसको व्यापार करना, ये जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं वो किसी सरकार के नहीं चलते, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के व्यापारियों के चलते हैं। उनको इस झंझट में पड़ना ही नहीं हो, तो पैसा देंगे, अपना जहाज निकालेंगे और फिर तेल कहीं ले जाके बेच डालेंगे। ईरान कह रहा है कि नहीं आपको देना पड़ेगा और मजबूती के साथ उसको लागू कर दिया। जो पश्चिमी देश 1956 में स्वेज नहर को नहीं खाली करा पाए, जबकि स्वेज नहर एक आर्टिफिशियल नहर है, ये तो प्राकृतिक हॉर्मुज है, स्ट्रेट है, ये इसको किसी ने बनाया नहीं है। बस ये है कि वह ईरान के नजदीक है और ईरान का नियंत्रण है और उसके किनारे पर ईरान की मजबूत उपस्थिति है, बिना इस पूछे कोई जा नहीं सकता। तो स्वेज नहर को भी खाली कराने का ऐसे ही प्रयास किया गया था, नहीं करा पाए और बड़ी मजबूती के साथ मिस्र ने उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया और जिसको जहां उसको भेजने जाने दिया, नहीं तो नहीं जाने। दोबारा फिर लड़ाई हुई, उसके बाद उसका एक समझौता हुआ। तो ईरान ने जो ताकत दिखाई है, और यह मेरा अपना मानना यह है कि यह लड़ाई, इस लड़ाई को विस्तार देने या इस लड़ाई में अमेरिका को झोंकने के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है। नेतन्याहू इजराइल के विस्तार को लेकर के जो 1973 से या अपने स्थापना के काल से जो तरीका उस व्यक्ति ने अपनाया, उसका परिणाम है कि खाड़ी के देशों में कभी शांति नहीं हो पाई। वह अभी भी ईरान के, अमेरिका के द्वारा बार बार यह कहे जाने के बावजूद कि शांति बहाली होनी चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए, शांति वार्ता के लिए मौके निकाले जाने चाहिए, इजराइल ने अपने हमले नहीं कम किए। इजराइल ने ईरान के इलाकों को टारगेट करना नहीं छोड़ा। यहां तक कि जो युद्ध के नियम है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया जिसमें सहमत हुई थी, उसका घोर उल्लंघन इसने किया। नागरिक क्षेत्रों पे हमले किए, जो आधारभूत संरचनाएं हैं उन पे हमले किए और लगातार जारी हैं। लेकिन अब जो इस युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, इसका मुकाबला करना ट्रंप साहब के बूते का नहीं है। इसका यह अगर नाटो देशों ने ट्रंप का साथ छोड़ा है तो यह अनायास नहीं है। दुनिया जिस आर्थिक दौर से गुजर रही है, यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है। आज केवल ये नहीं कि क्रूड ऑयल के न मिलने से केवल परिवहन प्रभावित होता हो, हजारों उद्योग धंधे प्रभावित होते हैं, हजारों की संख्या में। और किस कदर महंगाई की मार पश्चिमी देशों के सामने आ गई है कि इन पश्चिमी देशों को अपने नागरिकों को अलग से राहत देनी पड़ रही है। अमेरिका जैसा देश जहां पे कि प्रति व्यक्ति आय बहुत है, वहां का नागरिक भी इस युद्ध के बढ़ती विभीषिका के कारण सड़कों पे है कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए। तो जो आर्थिक हालात बने हैं, जियो पॉलिटिक्स में विभिन्न देशों का जो दबाव है, उसको बर्दाश्त करना मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के बूते का है। ट्रंप इतना अकेले पड़ जाएगा, इसका दिशा उस व्यक्ति को कभी नहीं रहा होगा। लेकिन पूरी विश्व राजनीति में अलग थलग पड़ जाने और इस युद्ध को गैर वाजिब करार दिए जाने, लगातार विभिन्न देशों के द्वारा करार दिए जाने के बाद एक नैतिक बल बचा नहीं है उनके पास। हाँ, इजराइल इस युद्ध को जितना खींच ले जाए, इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध जल्दी खत्म हो। इजराइल चाहेगा कि ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और वह अपने विस्तारवादी जो सोच उसकी है उसको वो आगे बढ़ा सके या उसको पूरा कर सके। लेकिन ईरान की वर्तमान ताकत को देखते हुए वह उसका सपना पूरा हो जाएगा, यह कहना बहुत मुश्किल है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से प्रशांत जी बहुत कुछ सुन रहे थे आप अभी तक, जरा समझना चाहता हूं कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति क्या है। हम लोग इतने दिनों से, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और लगातार न्यूज़ पॉइंट हम इसी पे कर रहे हैं, लगातार तमाम लाइव प्रोग्राम तो इस पे हो ही रहा है, जबकि देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं
और ज़्यादा नहीं, अभी 9 तारीख को 3 राज्य में चुनाव हैं, असम में, केरल में, और जो अब केरलम हो गया है, असम, केरलम और पुदुचेरी, 3 राज्यों में 9 तारीख को चुनाव हैं। 7 तारीख को यानी आज से ठीक 6वें दिन चुनाव प्रचार खत्म हो जाएंगे। और ईरान जंग लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देश के, और ये अपने आप में एक अलग तरह की जंग है, इसलिए भी इसको बहुत नज़दीक से देखना दिखाना ज़रूरी है, वो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, इस बीच ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो रणनीति है इस पूरे जंग को लेकर, अगर उसके बारे में विश्लेषण किया जाए तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, रणनीति डोनाल्ड ट्रंप की क्या है ये तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं मालूम। तो मैं क्या बताऊंगा जी। और यही उनका, आप शुरू से अगर आप देखिएगा तो एक प्लान, ऑब्जेक्टिव, रणनीति नेतन्याहू की रही है। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी बचानी है और वो उसी पे कायम है, और इसीलिए वो अमेरिका को खींच के ले गए उस युद्ध में। देखिए, कल जो ट्रंप करने वाले हैं तो बिल्कुल तय बात है कि ट्रंप राष्ट्र के नाम संदेश जो देने जा रहे हैं उसमें युद्ध के एस्केलेशन की बात नहीं करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है जी। ऐसा भी नहीं होने जा रहा है कि कोई वो परमाणु युद्ध की घोषणा जो है ईरान के खिलाफ करने जा रहे हैं, या ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने का दावा करने जा रहे हैं। ट्रंप कल राष्ट्र के नाम जो संदेश दे रहे हैं वो बहुत दबाव की वजह से दे रहे हैं। उनको कोई ना कोई एग्जिट मिल गया है, बैक चैनल से बात भी हो रही है, ऐसा भी नहीं है ईरान ऑफिशियली जो भी कहे, लेकिन बैक चैनल से बात पाकिस्तान के जरिए या और देशों के जरिए हो रही है। दबाव क्या क्या है, ये ट्रंप क्यों ऐसा, तो पहली बात कि उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, और खासकर उसकी मिसाइल पावर को। ट्रंप वहाँ ये इस अंदेशे में गए थे कि हम खमेनी को मार देंगे और ये 24 से 48 घंटे के अंदर ईरान जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा, उनकी लीडरशिप जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी, और फिर हम जो भी चाहेंगे करेंगे, लीबिया की तरह या इराक की तरह, या जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे वो जाते गए। तो एक तो दबाव बहुत बड़ा ये रहा कि उन्होंने अंडरस्टिमेट किया। दूसरा ये रहा कि जो उनकी मेगा कंस्टिट्यूंसी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कंस्टिट्यूंसी में बहुत विरोध है इसका, युद्ध का। उनकी डिसअप्रूवल रेटिंग जो है 55 के आसपास पहुंच गई है, बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पे अनपॉपुलर हो गए हैं। पिछले शनिवार इतवार को अमेरिका में पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं, और एक बड़ी वजह कि यूरोप का ना आना, ये बहुत बड़ी घटना है कि पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पश्चिम देशों में एकदम दीवार खिंच गई है। अमेरिका और यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अलग अलग रास्ते पर दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि भारत, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सरकार में, भारत एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जो इजराइल के साथ खड़ा है और ट्रंप के साथ खड़ा है। कोई भी दुनिया का लोकतांत्रिक देश नहीं खड़ा हुआ, इटली भी नहीं, जो कि घोर अति दक्षिणपंथी है, मेलोनी वहां की प्रधानमंत्री, न्यो फासिस्ट कहा जाता है उनको, और वो भी नेतन्याहू और ट्रंप के साथ नहीं है। इंग्लैंड नहीं है, स्पेन तो बहुत खुले तौर पे, स्पेन ने तो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, जर्मनी बहुत साफ बात कर रहा है, तो यूरोप पहली बार नहीं है। और ये एक रास्ता, एक जो अभी ट्रंप का बयान आया है कि वो नेटो से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, इससे बड़ा उपकार दुनिया के लिए नहीं होगा विश्व शांति के लिए, कि जब से अमेरिका और पश्चिम देश द्वितीय युद्ध के बाद एक साझेदारी में आए, ये दुनिया शांति से बैठ ही नहीं पाई। सिर्फ और सिर्फ हथियारों के जखीरे, आर्म्स लॉबी,
तेल की, वो आड़त, ये सब पे दुनिया चलती रही। अब पहली बार एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इस युद्ध की परिणति ये होगी कि ग्लोबल साउथ बहुत स्ट्रांगली इमर्ज होके आएगा। यानी अभी तक जो एक छत्र राज था पिछले यूएसएसआर खत्म होने के बाद, उसको अब चैलेंज हो रहा है कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड यहाँ से बनना शुरू होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल सुबह 8 बजे हो जाएगा, लेकिन यहाँ से बनना शुरू होगा और ग्लोबल साउथ जो है वो ताकतवर होगा। और आज ही पुतिन की तरफ से एक संदेश आ गया है कि सितंबर में भारत में जो ब्रिक्स की समिट हो रही है, पुतिन उसमें आ रहे हैं। और ब्रिक्स, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यूनाइटेड नेशंस के इररिलेवेंट होने से, ब्रिटेन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस के इररिलेवेंट होने से, ब्रिक्स जो है एक नई शक्ति जो है वो बन के उभरेगा, जो ग्लोबल साउथ की शक्ति होगी। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। और ट्रंप का जो बहुत सारे बयान, अभी हम लोग आप चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे बयान तो वो देखिए एक रणनीति नहीं है कोई, इसकी वजह से बयान आते हैं। दूसरा, उनके वो व्यापारी आदमी है ट्रंप, और वो तेल की कीमतों के साथ खेल भी करते हैं। एक दिन बयान देंगे कि हम ध्वस्त कर देंगे, दूसरे दिन कहेंगे कि युद्ध खत्म होने वाला। तो वो तेल की जो कीमतें हैं वो अपने मित्रों को पैसा कमाने के लिए भी इस तरीके के बयान करते हैं। और ये ऐसा 4 युद्ध के दौरान, 1 महीने का युद्ध हो गया है, इस युद्ध में 4 बार वो ऐसा कर चुके हैं कि 115 जाता है डॉलर क्रूड ऑयल का दाम, और फिर 96-98 आ जाता है, फिर 112-10 जाता है, फिर 96-98 आता है। ये ट्रंप साहब ये खेल कर रहे हैं स्टॉक मार्केट का जैसा कि पैसा कमाने के लिए। लेकिन मुख्य बात राजीव जी ये है कि इस युद्ध में एक नई दुनिया हम उभरता हुआ देखेंगे। और ईरान ने ग्लोबल साउथ की लड़ाई लड़ी है। ईरान ने कॉलोनाइजिंग के खिलाफ एक युद्ध किया है, और ये दुनिया के लिए बहुत सुखद है कि पहली बार जो इसको कहा जाए क्रिश्चियन वर्ल्ड, उसमें आपस में दरारें हैं। और अभी तक पिछले 30-35-40 साल में आप देखिए, इन लोगों ने हमेशा एशिया के देशों पे हमले किए हैं जी। और इसलिए इनकी एकता जो है वो बड़ी खतरनाक है विश्व शांति के लिए। ये बड़ा अच्छा है कि अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं अमेरिका और यूरोप। जी जी, शांति के लिए ज़रूरी है कि ये अलग अलग रास्ते पे चलें, ये ज़्यादा बेहतर है। अमलेंदु जी, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की बात हम लगातार कर रहे हैं, ईरान से भी खबरें बहुत सारी आ रही हैं। ईरान ने जो धमकियां दी जिन कंपनियों, जरा कंपनियों का नाम आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। सिस्को है, फिर HP, उसके बाद इंटेल है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा, IBM, डेल, पैलेंटीर, फिर एनवीडिया, फिर JP मॉर्गन, टेस्ला कंपनी आप जानते हैं किसकी है, GE जनरल इलेक्ट्रिक्स, फिर स्पायर सॉल्यूशन, GE स्पायर सॉल्यूशन है, G42 और बोइंग भी है। इन तमाम कंपनियों पर सीधा, ये कल कहा ईरान ने अमलेंदु जी, कि इन कंपनियों पे सीधा सीधा हम हमला करेंगे। आर्थिक चोट आप हमको देना चाह रहे हैं ना, हमारे तेल के कुओं को बर्बाद कर रहे हैं आप एनर्जी फैसिलिटीज़ पे हमला कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात हम बहुत कर लिए, डोनाल्ड ट्रंप पे इतना समय मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए जितना हम लोग आज दे दिए, और ज़रूरत इसलिए कि कल वो भाषण देंगे तो इसलिए थोड़ा ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ ईरान के हिसाब से देखा जाए, ईरान की इस धमकी को कैसे आप देखते हैं, जब ये पहली बार है? और सुनने में आया कि बहरीन में अमेज़ोन के ऊपर भी अटैक हुआ है, ये खबर भी आई है। प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं? प्रशांत जी। नहीं, डेटा सेंटर पे अटैक, 2-3 डेटा सेंटर पे अटैक किए थे। हाँ, और ये वजह ये भी है कि ये जो लिस्ट दिया है 20 कंपनियों की, इसने भी काम किया है ट्रंप साहब को का उत्साह जरा कम करने युद्ध के प्रति। जी 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 जी। अमलेंदु जी, क्या मायने इसके देखे जाए? ईरान की स्ट्रेटेजी जरा बताइए। अमेरिका की तो खूब हम लोग बात करते हैं।
देखिए राजीव जी, एक तो जो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण जिसको कहते हैं जो हुआ, तो उसमें इन टेक कंपनियों की बहुत चांदी एकदम से कटी। और इन जो टेक कंपनियां कही जाती हैं, इन्होंने जासूसी का सबसे बड़ा काम जो है इन्होंने किया राजीव जी। और यही आरोप ईरान ने लगाया भी है कि ये कंपनियां सब जासूसी करती हैं और इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं या हार्डवेयर्स हैं वो सब जासूसी का काम करते हैं। और राजीव जी, आपको याद होगा कि लेबनान में पेजर में जो थे एक साथ कई जगह धमाके हुए थे, साल भर से ज्यादा इस बात को हो गया। वो भी ये जासूसी का ही काम था कि आपके पास सूचना है कि कहाँ पेजर है और कहाँ एक साथ धमाका हो रहा है। आपके पास एप्पल के अगर फोन है तो एप्पल के फोन का डाटा है एप्पल के पास कि आपका फोन कहाँ है और कहाँ से उसको नियंत्रित किया जाना है। गूगल का आप एंड्रॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास सब कुछ डाटा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो है। और यही ईरान का आरोप है कि ये कंपनियां सब जो है ये जासूसी कर रही थी और इसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इनकी वजह से ही हमारे जो कुछ ठिकाने थे उनकी सूचनाएं अमेरिका के पास पहुंची। कहा यह गया कि साहब अंदर मोसाद के लोग हैं और उन्होंने सूचना दी, तो अंदर कोई मोसाद का नहीं था, वहां से सूचना नहीं पहुंची। सूचनाएं जो भी पहुंची हो इसी तरीके से पहुंची है, तो ये उनका साफ तौर पर आरोप है। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ अब गूगल है कि मेटा है कि एप्पल है, अगर इनके या अमेजन है, इनके अगर सेंटर्स पे हमले होंगे, इनके कार्यालयों पर हमले होंगे, इनके दफ्तर कहीं भी होंगे, उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि खाड़ी के देशों में, उन्होंने कहा जहां भी इनके दफ्तर है, जहां भी इनका है और कहीं भी इनका कुछ है तो वो हमारे निशाने पर होंगे। और आपको याद होगा कि जो पहले 12 दिनों का युद्ध हुआ था तो उसमें इसराइल में जो माइक्रोसॉफ्ट का दफ्तर है उस पर ईरान ने हमला उस समय किया भी था। तो यानी ये सीधे सीधे जो अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है और जो जासूसी का सिस्टम अमेरिका का है उसके ऊपर सीधा सीधा एक हमला करने की ईरान ने धमकी दी। और इसका समझ में आया ट्रम्प साहब को कि चलिए जो जहाज डूब रहे हैं उन जहाजों को तो फिर बना लिया जाएगा, जो जहाज डूब रहे हैं, जो सैनिक मारे जा रहे हैं, चलिए उनके लिए शोक मना लिया जाएगा। लेकिन अगर गूगल, मेटा और एप्पल और जी और इस तरीके के जो है तमाम ये सब जो है इन पे अगर हमले होंगे, इनका नुकसान होगा, तो इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। और लगता है राजीव जी कि ये जो काम है वो ईरान का ये काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। हालांकि उसने आज रात 8 बजे तक का जो ईरान के समय के अनुसार उसने दिया है कि भाई इसके कर्मचारी जो है वो इन दफ्तरों को छोड़ दें, नागरिक जो है 1 किलोमीटर दूर हट जाए, ये किया है। अब देखना है कि इन पर हमले होते हैं कि नहीं होते हैं, वो अलग है, लेकिन आज रात 8 बजे तक का उसने समय दिया। तो बहरहाल राजीव जी, ये जो रणनीति है, इस रणनीति के तहत मुझे लगता है कि ईरान ने काफी आगे बढ़त बनाई है। और जिस तरीके से ये खबरें आई, सब जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने भी कहा कि हमको मालूम है कि रूस और चीन जो है वो क्या मदद कर रहे हैं। और आपने भी बताया था कि उनका जो वैदू है उसका इस्तेमाल जो है वो किया गया इजराइल के ठिकाने और खाड़ी देशों में जो सैन्य अड्डे हैं उन सब के लिए लिया गया था। आपने 3-4 दिन पहले इसको बताया था। तो राजीव जी, ये एक तरह से कहा जाए ये सैटेलाइट वार भी है, इसको आप सैटेलाइट वार भी कह सकते हैं और आप इसको टेक वार भी इसको कह सकते हैं। और जैसे हमारे ईरान से तमाम मित्र जुड़ते हैं वो सब बताते हैं कि ईरान ने अपना इंटरनेट, अपने सोशल मीडिया ऐप्स, सब कुछ ईरान ने अपना अलग से बना लिया है और उसको सब कुछ अपना करते हैं। तो यानी उनकी जो वैश्विक दुनिया है वो ईरान के अंदर चल रही है, इनकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस पर एक तरह से कहा जाए जो अमेरिका की रीढ़ समझी जा सकती है उस पर हमला करने की उन्होंने बात कही। और ये हमला होते ही फिर अब गूगल का ही राजीव जी अगर ध्वस्त हो जाए, मान लीजिए सब ताम झाम, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में कैसे हाहाकार मच जाएगा और कितनी डिपेंडेंसी गूगल के ऊपर इस समय दुनिया की हो गई है। तो ये एक मतलब कहा जाए कि नव साम्राज्यवाद जो है वो गूगल का इस समय है। हम लोग भी अगर बात कर रहे हैं तो गूगल की ही जो कंपनी है यूट्यूब, उस पर बात कर रहे हैं। तो सारी चीजें गूगल किस तरीके से संचालित कर रहा है। तो ये एक तो उन्होंने हमला करने की धमकी दी, उससे ट्रम्प साहब की थोड़ी अकल जो है लगता है वो नशा उनका थोड़ा सा उतरा दिखाई पड़ता है। और वास्तव में राजीव जी, अगर ये हमले होते हैं जैसा कि कहा है ईरान ने, तो ये बहुत बड़ी चोट अमेरिका के लिए एक तरीके से होगी। हालांकि अब गूगल हो या मेटा हो, सारी दुनिया के कर्मचारी उसमें काम करते हैं, लेकिन उन कर्मचारी से तो कहा गया कि भाई आप दूर हट जाइए यहाँ से। इंडियंस भी काफी हैं। और सिलिकॉन वैली तो राजीव जी का पूरी आबादी तो इंडियंस की वजह से ही सिलिकॉन वैली है, जिनके लिए जाकर के वहाँ नमस्ते ट्रम्प कराया जाता है। मोदी जी हमारे जाते हैं उस सिलिकॉन वैली के लिए ही जाते हैं, वहाँ सब कराने के लिए, तो पूरा है। लेकिन हालांकि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां भी जो है वहीं से भेजी जा रही है भारतीयों के लिए, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो कमर तोड़ने वाली बात होती है, तो ये अमेरिका की कमर तोड़ने वाली बात
होती अगर इस तरीके के हमले होते हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब को समझ में आ गया है कि वो जो बटन जो दबाने की बात हो रही थी, वो बटन नहीं दबाया। हालांकि कल जो थे ट्रम्प साहब कह रहे थे, उनसे पूछा गया कि अब अमेरिकी काफ़ी ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं, दाम बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अमेरिकी बहुत सुरक्षित है और पहले से ज़्यादा सुरक्षित है, चूंकि अब कोई उनके ऊपर एटम बम से हमला नहीं करेगा। तो एटम बम के हमले की बात तो आप पे आ रही थी कि आप करेंगे, तो आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई एटम बम से हमला नहीं करेगा। तो हमला आपको, इधर जो मार्को रूबियो वो कह रहे हैं कि ईरान जो वो दूसरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा था, अगर ट्रम्प साहब ये हमला नहीं करते और ये सब नहीं करते तो ईरान जो दूसरा नॉर्थ कोरिया बन जी। जाता। तो ये भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया से लड़ने की आप में क्षमता नहीं है और ईरान को आपने नॉर्थ कोरिया बनने से रोक दिया। बहरहाल ये उनके अपने मतलब जी, जो युद्ध है बयान। उसको जस्टिफाई करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने राजीव की कमर तोड़ी है और साफ तौर पर अब्बास अरागची ने जिस तरीके से कहा है कि आइए हम स्वागत करते हैं आपका, जंग जमीन पे होगी और आपको यहाँ से हम ऐसे वापस नहीं जाने देंगे। और ईरान के जो IRGC उसने भी कहा। अब ट्रम्प साहब ने जो कहा कि हम जो है वो नए राष्ट्रपति से जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, IRGC का उस पर आ गया वक्तव्य कि ट्रम्प साहब आपके सोकर उठ के जो है ये हवा में बातें करने से ना तो ईरान की सेना आपसे डरती है और ना हम आपको ऐसे खाली जाने देंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। तो मुझे लगता है राजीव की ईरान ने सही नस पर जो है वो अमेरिका की वार किया है और इसी से शायद सद्बुद्धि ट्रम्प साहब को थोड़ी सी आ जाए। बाकी अब कल सुबह देखना है कि ट्रम्प साहब क्या घोषणा क्या बयान देते हैं, क्या भाषण देते हैं, भाषण में बोलते क्या हैं। जरा आना चाहता हूं शकील जी जल्दी से आपके पास और आपसे एक बात समझना चाहता हूं कि हम लोग अमेरिका, ईरान, इजराइल की बात तो कर रहे हैं, भारत में इलेक्शन है 5 राज्यों में। जरा शकील साहब ये बताइए कि क्या इस जंग का अपने देश के इन 5 राज्यों में, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में जो इलेक्शन है, इस पर कोई असर पड़ता हुआ आप देखते हैं? बिल्कुल, पूरी दुनिया पे असर है, पूरे देश पे असर है, तो इन 5 राज्यों पे भी असर है। इसीलिए मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अमित शाह इतनी मेहनत कर रहे हैं। बंगाल जो है उनके लिए सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है और बंगाल के अंदर जो है ये सवाल जो है सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि इतना बड़ा युद्ध और इसमें हमारे प्रधानमंत्री या हमारे देश की भूमिका क्या है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है, पाकिस्तान तो मध्यस्थता कर ही रहा है, वो तो ठीक है, जो है सो है। चीन जो है एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आ रहा है। जो पाकिस्तान जो भी बात करता है वो सारी की सारी चीन को ब्रीफ करता है। पाकिस्तान के पीछे चीन है और अगर ये हो गया, इनके जरिए कहीं कोई बात हो गई, तो इसमें चीन सबसे बड़े विनर के तौर पे उभरेगा और चीन का बड़ी ताकत के रूप में उभरना हमारे लिए हमेशा खतरा होता है। दूसरी बात एक राजीव जी बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आप कर रहे हैं और आपने बताया कल राष्ट्र के नाम संबोधन अमेरिका में रात के 9 बज रहे होंगे उस वक्त, हमारे यहाँ सुबह 6:30 के आसपास का टाइम होगा। लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए जो युद्ध के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं और जो अमेरिका पे हमेशा से नजरें रखते हैं वो भी कर रहे हैं कि कहीं ये 9 o'clock फॉलिस तो नहीं हो रहा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने जो हार मानी थी उसके लिए इतिहास की किताबों में, खास तौर से युद्ध की किताबों में लिखा हुआ है 5 o'clock फॉलिस। वहां पे इसी तरह का एक झूठ बोला गया था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं, आशंका कर रहे हैं कि कल ट्रंप साहब बोलने जा रहे हैं कि हम जीत गए। वियतनाम से बुरी तरह पिटने के बाद, 60,000 सैनिक वहां मर जाने के बाद उन्होंने अपने जनरल से कहलवाया था, विलियम वेस्ट मोल्डेड जनरल थे, अमेरिका जीत गया है। और उस टाइम तो कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे, लेकिन अमेरिका में यह खबर फैल गई कि इतनी लाशें हमारे यहाँ आई हैं, इतने कफन हमारे यहाँ हैं और ये आदमी हमारा जनरल झूठ बोल रहा है। उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, जनरल को, और राष्ट्रपति निक्सन को भी देना पड़ा। वहां जो ब्रीफिंग होती थी शाम को युद्ध की, वो शाम 5 बजे होती थी और वो मशहूर है 5 o'clock फॉलिस। और इसी तरह ये 9 o'clock फॉलिस जो होगा, 9 बज रहे होंगे उस टाइम अमेरिका में, जब
राष्ट्रपति ट्रंप वहां संबोधित कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे इसके बारे में बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो बताना इस टाइम कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग बहुत सारे अनुमान बता रहे हैं, अंदाजे हैं उनको कि क्या क्या बोल सकते हैं, वो किस तरह बच निकलने के रास्ते ढूंढ सकते हैं, और किस तरह, जो सबसे बड़ी बात है, मैं जीत गया, अमेरिका जीत गया, अमेरिका महान, कि वो घोषणा करने वाले हैं। आज तो कम्युनिकेशन का दौर है, एक बात नहीं छुप रही है। उस वक्त तो 1965 से 1975 तक वियतनाम में लड़े थे, छुप गया था। 10 साल बाद वहां के अमेरिका के लोगों का गुस्सा सड़कों पे आया था कि बेवकूफ बना रहे हो तुम हमें, हमारा आदमी मर रहा है, वियतनाम को कोई नुकसान नहीं हो रहा। और उसी तरह आज अभी हमने इससे पहले बनाया फर्स्ट राउंड में, ईरान की तैयारियों के बारे में ट्रंप को बिल्कुल अनुमान ही नहीं था। और अभी भी ईरान बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि उसने मानसिक रूप से इसकी तैयारी करी है, हथियार हैं, संसाधन है, वो सब है इसके पास। लेकिन युद्ध आज चाहे कितना ही एडवांस हो चुका हो, हमेशा दिमाग से ही लड़ा जाता है। और वहां की जनता और वहां का नेतृत्व इसके लिए तैयार है कि चाहे जितनी लंबी लड़ाई हो जाए, हम लड़ते रहेंगे। अमेरिका नहीं लड़ सकती, ट्रंप की तैयारी नहीं है। अमेरिका के लोगों के अंदर अभी देखा था 1 करोड़ लोग सड़क पे आ गए थे जी, अमेरिका के विभिन्न देशों में। और अभी जो ये बात आ रही है परमाणु बम की, परमाणु हथियारों की, तो ये बात भी आ रही है कि केवल तेहरान पे ही गिरेगा क्या वो? ये तो दुनिया भर में सवाल हो रहे हैं कि क्या फिर वो केवल तेहरान पे ही गिरेगा? उस टाइम तो किसी के पास नहीं था। जापान में मार दिया था हिरोशिमा नागासाकी में, वो अलग युद्ध था। उस टाइम जो तानाशाह थे वो अलग किस्म के थे, फासिस्ट फोर्सेस अलग किस्म की थी, सारा माहौल अलग था। आज ये फैसला कौन करेगा कि कौन फासिस्ट है, कौन तानाशाह है? अमेरिका ईरान पे चाहे जितने आरोप लगा ले कि वो उतने कट्टर नहीं है और वो आज का ऐसा है और कल का वैसा है, लेकिन दुनिया आज जो सारा दोष समझ रही है वो तो ट्रंप का समझ रही है। सबसे बड़ा दोषी कौन है? अगर कोई सर्वे करा लिया जाए इस वक्त पूरी दुनिया में, तो वो ट्रंप का ही नाम आएगा। नंबर 2 पे आएंगे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जी। ईरान वाला तो नहीं आएगा कोई। हमला आपने किया, आप कहते हो कि मैं स्टोन एज में ले जाऊंगा, पाषाण युग, स्टोन एज। अच्छा, अब समय का चक्र उल्टा घुमा देंगे आप। अगर आप इतने ही ताकतवर होते तो आप अभी तक युद्ध जीत चुके होते। लेकिन अब युद्ध जो है आपके हाथ से निकल चुका है। सबकी निगाह ऐसी बात पे है कि कल रात 9 बजे, जब अमेरिका में 9 बज रहे होंगे, हमारे यहाँ सुबह 6:30 बज रहे होंगे, उस आज वक्त रात ट्रंप जो है, अमेरिका के हिसाब से आज, अब चूंकि शुरुआत हो चुकी है, और आज ही मतलब अपने यहाँ कल सुबह 6:30 बजे, कल सुबह 6:30 बजे जी, अपने यहाँ 6:30 बजे, और वहां रात को 9 बजे जी। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो, किस तरह बच निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। क्योंकि ये संबोधन उनका जो है महत्वपूर्ण, लेकिन ये महत्व इस बात का बहुत ज्यादा है कि क्या वो इस युद्ध से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाए हैं। अगर वो ढूंढ पाए हैं तो ये अच्छी बात है, उन्हें निकल जाना चाहिए। जी राजीव जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ईरान के लिहाज से ये जंग अभी तक महीने भर से ज़्यादा का वक्त हो गया सुनील जी, ये जंग ईरान के लिहाज से, और उसमें भी जब ईरान लगातार ईरान के ऊपर, देखिए मीडिया का भी कमाल देखिए आप, इजराइल की खबरें आ नहीं रही हैं, अमेरिका के खिलाफ मीडिया कुछ बता नहीं रहा है, और ईरान के ऊपर कहाँ हमले हुए, सारे विजुअल, सारे फुटेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। नॉट ओनली, मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया में उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। और ऐसे में जबकि पहले दिन से शुरुआती नुकसान के बाद भी ईरान जिस ढंग से इस जंग में टिका हुआ है, डटा हुआ, टिका नहीं डटा हुआ है कह सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, और धमकियां दे रहा है और कह रहा है, जैसे सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा कि 6 महीने की तो हमारी तैयारी पूरी है, जबकि अमेरिका के पास मात्र 3 महीने और 7 दिन के लिए ही मिसाइलें हैं, और ज़रूरत अगर पड़ गई ज़्यादा अभी तो वो भी एवरेज तब है जबकि 900, 800, लगभग 900 कह लें मिसाइल हर दिन के हिसाब से, तब मिसाइलें जो है उनके पास मात्र 4000 के लगभग हैं बची हुई। पैसे की कमी अपार हो गई है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट से पैसे मांग रहा है,
कल ये खबर भी आपने देख ली होगी सुनील जी। यहाँ पर ईरान कहाँ दिखाई देता है आपको, जरा ये बताइए। और इस जंग में अगर कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात नहीं करते हैं, ईरान से बाहर निकलने की बात नहीं करते हैं, तब ये जंग किस दिशा में जाते हुए दिखाई देती है? जबकि वो बार बार बाजार को तो संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार से मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं सुनील जी, ये दिख रहा है। लेकिन जंग के मैदान में क्या कर रहे हैं और क्या होने जा रहा है? सीज फायर की घोषणा तो ट्रंप बहुत पहले ही कर चुके हैं, एक बार बढ़ा भी चुके हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि युद्ध जारी रखना अमेरिका के हित में नहीं है। कहीं भी ये संदेश नहीं जा रहा है कि इस युद्ध से अमेरिका को कुछ बहुत हासिल होने जा रहा हो। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका के साथ खड़ा हो। आर्थिक रूप से $200 बिलियन की कांग्रेस से आपने मांगा, ट्रंप ने मांगा स्वीकृति, उसको उन्होंने देने से इनकार किया और तमाम तरह के सवाल पूछ लिए। जो सहयोगी देश हैं जिनके जहां से आपको मदद मिलनी चाहिए थी, वो अपना एयर स्पेस भी उपयोग करने के लिए नहीं दे रहे हैं। और यह बात तो लगातार कही जा रही है कि ट्रंप बाजार को संतुलित रखने के लिए बार बार अपना बयान बदलता रहता है, ये तो लगातार कही जा रही है। तो अगर ट्रंप ने इस युद्ध को बढ़ाने का अगर की घोषणा करते हैं, तब तो पूरी तरह से अपनी नीतियों में फिर विफल है। और ट्रंप सरकार तो अपनी नीतियों को लेकर पहले से विफल है। जो अमेरिकी सरकार 40 सालों से ईरान पे प्रतिबंध लगाए हुए है, वह युद्ध में कहती है पूरी दुनिया से कि आप ईरान से तेल खरीद सकते हैं, आपको प्रतिबंध हटाना पड़ा। जिस यूक्रेन लड़ाई के कारण आपने रशिया पर प्रतिबंध लगाया था, उसके लिए आपने पूरी दुनिया से कहा कि नहीं आप रूस से खरीद लीजिए, 30 दिनों की छूट पड़ी हुई है। तो अपनी नीतियों से तो अमेरिका बाकायदे अलग हुआ है, उनको कहां लागू कर पा रहा है। जहां तो निश्चित रूप से सैन्य ताकत अमेरिका की ईरान से ज्यादा है, लेकिन लड़ने का जज्बा ईरान के बराबर नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो अपने सैनिकों के मारे जाने पर युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। और उदाहरण है आधुनिक इतिहास में अमेरिका के लिए, आपके सामने वियतनाम है और अफगानिस्तान है। कोई लंबी लड़ाई नहीं लड़ा इराक आज तक, अमेरिका आज तक, ट्रंप। दूसरी तरफ हमारे आपके सामने है कि 8 सालों तक ईरान ने लड़ाई लड़ी है इराक के खिलाफ, और वो लड़ाई इराक के साथ नहीं थी। उस लड़ाई में पश्चिमी देश शामिल थे, उस लड़ाई में ब्रिटेन शामिल था, उस लड़ाई में फ्रांस शामिल था, उस लड़ाई में अमेरिका शामिल था, उस लड़ाई में इजराइल शामिल था। 8 सालों तक लड़ाई चली, बावजूद इसके ईरान डटा रहा और एक इंच जमीन उससे अपने नहीं गंवाई। कभी उसने नहीं कहा कि हमारे लोग इतने लोग मार दिए गए कि खत्म कर दिया जाए। जो हमलावर देश थे उनको वापस जाना पड़ा, कभी स्वीकार नहीं किया उसने। तो ईरान ने तो अपने आक्रामकता के, अपने रणनीतिक कौशल की, अपने धैर्य की, अपने बलिदान के तमाम उदाहरण दिए हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जिस देश में बलिदान गर्व करने का विषय हो, हर आदमी चाहता हो कि बलिदानी मेरे घर में पैदा हो, उससे आप लड़ाई में कैसे हार सकते हैं? एक ऐसा देश नहीं। आज ईरान ट्रंप को गलतफहमी में है कि पाषाण युग में हो या पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ईरान ने जो प्रगति की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जिस मुकाम तक वो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सपर्टीज में जहां तक पहुंचा हुआ है, यह आसान काम नहीं था। कौन उसके पीछे है? हाँ, निश्चित रूप से रूस का सहयोग है, चीन का सहयोग है, लेकिन अगर आपके पास खुद की मेधा नहीं होगी तो कोई दूसरा आदमी कहां तक आपको मदद कर देगा? मेरा अपना मानना आया है कि ट्रंप इस बात की घोषणा करेगा कि यह युद्ध सिमट रहा है। वह अपने जो उसके जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जिनको अब लगातार लाभ पहुंचाने की कोशिश। आप सोचिए ना कि सोमवार को ठीक बयान क्यों आता है इसका युद्ध के बारे में, और कितने बयान उस आदमी ने बदले। और जब इसका बयान आता है तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं अमेरिका में बढ़ के हो जाती है। कैसे हो जाती है? किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप ये काम कर रहे हैं? अपने देश में भी आप तेल की कीमत को नियंत्रित करना चाहते हो, उद्योग को भी आप उसके असर को आप कम करना चाहते हो, सहयोगी देशों को भी आप एक संदेश देना चाहते हो,
ऊर्जा संकट को लेकर के पूरी दुनिया में एक अलग तरह की बेचैनी खड़ी हो जाए, उसको अभी आप एड्रेस करना चाहते हो। तो युद्ध को विस्तार देने का कोई घोषणा हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। परमाणु युद्ध तो दूर की बात है। परमाणु युद्ध का मतलब कि अमेरिका तहस नहस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने अकेले बूते पर जो चाहेंगे सो कर लेंगे। अमेरिका को भी सहयोग की जरूरत है। उसकी आशंका मैं नहीं देखता। हालांकि फिर भी ये नेतन्याहू और ट्रंप ये दोनों के दोनों युद्ध पर जीवित रहने वाले राजनीतिक नेता है। यह अपने गवर्नेंस के बल पर जीने वाले नेता नहीं है। बावजूद इसके मेरा अपना मानना है कि जिस तरीके का दबाव नाटो देशों का या दुनिया के तमाम देशों का ट्रंप के ऊपर है, उससे वह इसको परमाणु युद्ध की तरफ ले जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे क्यों नहीं लगता है कि वह एक इस तरह की घोषणा करेगा जिससे कि वह अपने लोगों को यह संदेश दे सके कि वो जीत गया। जैसे कि बार बार कह रहा है कि नए राष्ट्रपति, मुझे लगता है कि इब्राहिम रईसी साहब को इसको याद आ रही है कि जब युद्ध शुरू किया था तो इब्राहिम रईसी साहब थे, अचानक उनका देहांत हो गया और नए राष्ट्रपति जी आ गए। वह व्यक्ति भ्रम में है। अर्थात 2024 से राष्ट्रपति है जिसका साहब, और ऐसा भी नहीं है कि अपॉइंट कर दिए गए थे। 54% वोट लेकर के जीत करके आए थे वो, और लगातार राष्ट्रपति हैं। तो जो ये बात कर रहे हैं कि तो एक इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करेगा कि युद्ध में उनको वो उपलब्धि हासिल कर ली जिसको चाहते थे। अब तो उन्होंने बयान बदल दिया कि रेजिम परिवर्तन मेरा लक्ष्य नहीं था। अब वो लगातार करने लगा कि जो परमाणु अस्त्र शस्त्र बनाने से ईरान को रोकना उनका उद्देश्य है। और अब तो कहने लगा है कि होर्मुज खुलवाना मेरा लक्ष्य नहीं है, जिसको होर्मुज से आना जाना हो जाकर खुलवा मेरा एजेंडे में नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने बयानों को और अपने मुद्दों को इतना तेजी से बदलता रहा हो और युद्ध को विस्तार देना चाहेगा, मुझे इसकी संभावना दिखाई नहीं पड़ती। मुझे ये भी नहीं लगता कि परमाणु युद्ध के बारे में भी ट्रंप कोई चर्चा कर सकता है। मुझे ये लगता है कि एक सम्मानजनक पोजीशन अपनी बताने के लिए रह नहीं गई है अमेरिका की। ईरान ने जिस तरीके से हमले किए हैं और जितना नुकसान पहुंचाया है, ये सामान्य बात नहीं है। तो लेकिन वो बयान इसी तरह के दिया जाएगा ट्रंप के द्वारा, और वहां से युद्ध को सीमित करने या समाप्त करने की तरफ ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। नेतन्याहू के ऊपर भी उनको दबाव बनाना पड़ेगा। नेतन्याहू इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। नेतन्याहू तो इस युद्ध को बड़ा लगातार बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसी पर उस व्यक्ति का राजनीतिक जीवन टिका हुआ है। जी प्रशांत जी, क्लोजिंग पे चलते हैं। और कितना असर इसका हिंदुस्तान पे, वही सवाल जो शकील जी से मैं पूछा था, हिंदुस्तान में भी खासकर चुनाव पे कितना असर पड़ते हुए देखते हैं? क्या इस जंग के कारण नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो अभी से महीना भर पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक है और अफवाहों में मत जाइए, अब जो कुछ चल रहा है उसको भी देख रहे हैं? और क्या एक डर है इस चुनाव में सत्ता पक्ष को? अनम्यूट कर लीजिए। एलपीजी का तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चुनाव में भी है। मोदी जहां जा रहे हैं उनको सवाल एलपीजी का झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात कि इकॉनमी में जितना बड़ा झटका लग गया है, आप इसी बात से अंदाज लगाइए कि इस वक्त इंडियन बास्केट $150 के आसपास है, और 28 फरवरी के पहले ये $65-70 के आसपास थी। लगभग दुगने से भी ज्यादा बढ़ गया। $1 क्रूड ऑयल में बढ़ता है तो हमारे इंपोर्ट बिल में 10,000 करोड़ रुपए का फर्क पड़ता है। अब अंदाज लगा लीजिए कितने लाख करोड़ का जो है हमारे ऊपर घाटा आ गया बजट में। पलायन हो रहा है ईंधन की कमी की वजह से, और ये पलायन जो है ज्यादा तकलीफ देह है कोविड वाले पलायन से, क्योंकि कोविड वाले पलायन में मनरेगा का ऑप्शन था। अभी मनरेगा खत्म हो चुका है और जी राम जी पूरी तरीके से आया नहीं है, जो वीपी जी राम जी का जो है। तो भले ही वो कार्ड उनके वही ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन राज्यों को खर्चा करना 60%। तो वो एक स्थिति है जो ईरान की देखिए, लेकिन स्ट्रेटजी बड़ी साफ दिखाई देती है, जिसको कि ट्रंप साहब जो है वो अंडरस्टिमेट कर पाए गए। एक ईरान का जो मोज़ैक कमांड सिस्टम है, 31 उनके कमांड सिस्टम है, जो कि एक दूसरे के समानांतर है।
ईरान से कनेक्शन ना भी हो तो भी उसका मिसाइल 200 मिसाइल पर मंथ बनाने की, 300 मिसाइल पर मंथ बनाने की कैपेसिटी उसकी है। अब 28 से पहले का जरा देखिए, 28 के पहले हरमोज खुला हुआ था। जी हरमोज से पैसा नहीं कमा रहा था ईरान, आज हरमोज से पैसा कमा रहा है। ईरान का तेल चीन रूस के सिवा कोई और खरीदता नहीं था। अब ईरान की 140 मिलियन डॉलर की तेल की कमाई प्रतिदिन हो रही है। भारत में भी 2019 के बाद पहला एक जहाज ईरान से तेल लेकर गुजरात के पोर्ट की तरफ आ रहा है। तो ये 28 फरवरी के बाद का जो ईरान है, उसके तमाम सारे जो है वो रास्ते, नए रास्ते खुल रहे हैं ईरान के लिए। उनका जो हुती और हिजबुल्लाह का कोऑर्डिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सबसे बड़ा जो उन्होंने किया है कि बिग टेक कंपनीज को निशाने पर लिया है। ईरान के मिसाइल 3 बड़े ग्लोबल डेटा सेंटर को बहरीन और यूएई में उड़ा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा जीसीसी कंट्रीज के लिए भी एक खतरा है, क्योंकि वो डेटा इकोनॉमी को, एआई की इकोनॉमी को अपने यहाँ इंपोर्ट करना चाहते थे, वो अब बड़ा खर्चीला हो गया है। अब सोचिए कि डेटा सेंटर को बिजली चाहिए, पानी चाहिए। अब डेटा सेंटर अगर मिडिल ईस्ट में लग रहा है तो डेटा सेंटर को एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी चाहिए जी, जो उसकी कीमत दुगनी कर देगा। तो ईरान ने बहुत कुछ इसमें जो है वो हासिल किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ग्लोबल साउथ के लिए ईरान जो है वो, ये युद्ध जो है भले ही इतनी जाने गई हैं, लेकिन ये युद्ध बहुत कुछ दे कर जाएगा और दुनिया का जो पावर बैलेंस है उसमें एक नई शुरुआत करेगा, जिसमें एक फैक्टर पेट्रो युआन भी होगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण तमाम सूचनाएं आप लोगों के ज़रिए मिली, और इस बीच एक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। खबर ये है कि बजट सत्र, शकील जी आपके पास शायद खबर होगी, एएनआई के इनपुट से मैं ये खबर बता रहा हूँ कि बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा। संसद के अप्रैल के तीसरे सप्ताह में सत्र की पुनः शुरू होने की संभावना है, और इसमें 2 प्रमुख एजेंडा होगा। एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन और दूसरा परिसीमन आयोग विधेयक का परिचय। ये 2 है और इसलिए इसको फिर से लाया जाएगा और कल इसकी घोषणा हो सकती है स्थगन के समय। ये जानकारी आई है जो आप तमाम साथियों तक पहुंचा रहा हूं, और बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे ये आ जाता है। शकील जी कुछ जोड़ रहे हैं? शकील जी। हाँ, ये खबर काफी दिनों से चल रही है, ये नई खबर नहीं दी है एनआई ने, काफी दिनों से चल रही है। अब ये कल ही मालूम पड़ेगा कि अगर साई एंड आई कर देते हैं तो फिर से सत्र बुलाना पड़ेगा, लेकिन अगर साई एंड आई नहीं करते हैं, अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं करते हैं, तो फिर सरकार जो इसको कभी भी बुला सकती है। और जैसा कि एनआई की रिपोर्ट ने बताया है कि अप्रैल में बुला सकती है वो इसको। तो सरकार के लिए एक एजेंडा है ये महिला विधेयक का, लेकिन वो कब करती है, क्या करती है, ये देखना होगा कि सरकार इसका फायदा उठाने के मूड में है, कब कर पाएगी। तो ये बहुत दिनों से चल रही चर्चा है, इसमें कोई बहुत नई खबर नहीं है। ये काफी दिनों से ये संसद में चल रहा है कि ये साई एंड आई नहीं होगा और इसको जो है फिर से बुला सकती है सरकार। जी जी जी, चलिए, एक जानकारी थी, ये जानकारी भी, और हिंदुस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं वो भी आप तमाम साथियों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि चुनाव का वक्त है तो चुनाव से संबंधित खबरें भी। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, साथ में जुड़े थे अमलेंदु जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और उधर रिजवी साहब सीधे ईरान से हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आप तमाम साथी, पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर दलवीर जोगर साहब हैं, सुमित नरखेड़े साहब हैं, परमार बाबूलाल जी हमारे साथ हैं, और शिव कुमार पारिक जी हमारे साथ बने हुए। तमाम साथियों, अब इस नरसिंह कुंदलवाल साहब बख्तावर जी, इस चर्चा को अम्बे प्रसाद जी, असलम चिश्ती जी,
और पंकज जी, इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।